हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू द वेरी फर्स्ट रुद्र सेशन ऑफ क्लास 11, जहां पर हम लोग करने वाले हैं द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपको काफी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है समझ आएंगे, जैसे इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, क्यों हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, अलग अलग टाइप की इकोनॉमिक्स होती क्या है, वगैरह वगैरह। काफी मजेदार तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, ज्यादा स्ट्रेस व्रेस नहीं लेने का है। यू गाइज ऑलरेडी नो मी, अगर आप नहीं जानते हो, मेरा नाम है सुरभि गुप्ता। अभी तक मैं क्लास 9 और 10 को एसएसटी पढ़ाती थी। इस साल मुझे मौका मिला है क्लास 11 को इकोनॉमिक्स पढ़ाने का। मैंने खुद 11th और 12th में इकोनॉमिक्स ली थी, अपना बैचलर्स और मास्टर्स में मैंने इकोनॉमिक्स लिया था, तो इट इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स टू टीच। तो मेक श्योर कि आप लोग जो हो वीडियो को थम्स अप कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर आपको इस सब्जेक्ट पे सारी डिटेल्स मिलेंगी, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका 11th और 12th आसान बनाने के लिए वेदांतु 9, 10th एंड 11th चैनल आपके साथ है। ठीक है, शुरू करते हैं। सक्सेसफुल पीपल आर नॉट गिफ्टेड, दे जस्ट वर्क हार्ड देन सक्सीड ऑन पर्पस। वाह, हम गिफ्टेड नहीं है, हम हार्ड वर्क करते हैं, वही है मीनिंग ऑफ सक्सेस। तो एज आई टोल्ड यू, आज हम लोग करने वाले हैं डिस्कस व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी क्या होती है और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है। तो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे। चलो पहले हम लोग समझ लेते हैं कुछ बहुत ही बेसिक जो वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं व्हेन इट कम्स टू सोशल स्टडीज, व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स। ठीक है, पहला है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक वर्ड का क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक होता है एनीथिंग दैट इज मनी रिलेटेड, है ना। अगर मैं बोलूं व्हाट इज द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री, मैं पूछ रही हूँ पैसे से रिलेटेड सिचुएशन क्या है इंडिया की। अगर मैं पूछूं तेरी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, मतलब खरीद पाएगा पिज्जा पिज्जा, तो मैं कह रही हूँ कि मनी से। ये नहीं कह रही कि भाई तेरा रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, ये नहीं पूछ रही, पूछो पैसों से रिलेटेड आपकी क्या सिचुएशन है। तो इकोनॉमिक वर्ड आते ही वी आर टॉकिंग अबाउट मनी। ठीक है, जैसे ही वर्ड इकोनॉमिकल आता है उसका मतलब होता है अफोर्डेबल, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगी कि यार अगर तुमको डाइनिंग टेबल खरीदनी है और तुम बड़े ब्रांड्स पे जाओ, वो तुम्हारे लिए इकोनॉमिकल नहीं रहेगी, इससे अच्छा तुम लेट्स से आइकिया से जाके कुछ खरीद लो, है ना। तो एनीथिंग दैट इज अफोर्डेबल, उसका वहां पर हम लोग वर्ड यूज करते हैं इकोनॉमिकल, राइट। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स आपके सिलेबस में है बहुत डिटेल में, उसको हम अब आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। इतना समझ आ गया? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमी। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है which provides people the means to work and to earn a living. फॉर एग्जाम्पल अगर आप आसपास देखो तो बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है ना। आप लेट्स से मैं घर से निकलती हूँ, है ना, मैं घर से निकल के ऑफिस तक जाती हूँ, तो मैं ऑटो लेती हूँ, मैं पैसा दे रही हूँ ऑटो वाले को, ऑटो वाला मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन का। फिर मैं जाके जो है पेंसिल खरीदती हूँ, वो जो पेंसिल है कभी फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुई होगी, किसी ने उसको शॉपकीपर को बेची होगी, शॉपकीपर अब मुझे बेच रहा है, अब वो पेंसिल को मैं यूटिलाइज कर रही हूँ। ये जो पूरा प्रोडक्शन कंजम्पशन इकोनॉमी में हो रहा है, इसको इकोनॉमी बोलते हैं। मैं आज पढ़ा रही हूं, इससे मुझे पैसा मिल रहा है, आई एम एबल टू अर्न अ लिविंग इन दिस सिस्टम बाय टीचिंग। इस सिस्टम को हम इकोनॉमी बोलते हैं। इकोनॉमी वो सिस्टम है जहां पर प्रोडक्शन ऑफ गुड हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज हो रहे हैं, जहां पर कैपिटल का आदान प्रदान हो रहा है, जहां पर इन्वेस्टमेंट और मनी का सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, जब मनी का अच्छा सर्कुलेशन होता है, इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है इकोनॉमी। इकोनॉमी को चलाने के लिए 3 वाइटल प्रोसेसेस की जरूरत होती है, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स चाहिए, तभी हम किसी भी सिस्टम को इकोनॉमी बोल सकते हैं। पहला, वहां प्रोडक्शन होना चाहिए। अगर कुछ प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो इकोनॉमी ही नहीं बनेगी। जैसे यहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ तो कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, आई एम गिविंग यू नॉलेज, राइट। दूसरा है कंजम्पशन। अगर आप लोग स्टूडेंट्स ही नहीं हो तो मैं प्रोड्यूस करके क्या करूंगी? नॉलेज। आई नीड टू हैव स्टूडेंट्स ऑल्सो। कोई पेन तभी प्रोड्यूस करेगा अगर कोई पेन से लिखने वाला होगा, है ना। तो प्रोडक्शन होना चाहिए, कंजम्पशन होना चाहिए, और तीसरा इन्वेस्टमेंट, पैसा, कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए, मनी रिलेटेड वो एक्टिविटी होनी चाहिए, तभी इट इज अ वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी। बहुत जगह आप कहोगे प्रोडक्शन होगा पर कैपिटल उसमें कुछ नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, है ना। जैसे कि लेट्स से कि मैं यही पढ़ाई अपने बच्चे को करा रही हूँ,
है ना, वहां भी नॉलेज प्रोड्यूस हो रहा है, वहां भी सर्विसेज दी जा रही है, पर वहां कुछ पैसे ना इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना कैपिटल जा रहा है उस सेंस में, तो इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमी के रेल में क्या आता है, जब प्रोडक्शन भी होता है, कंजम्पशन भी होता है, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन होता है। कैपिटल मतलब पैसा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आप समझो, अगर ये तीनों चीजें हो रही है तो हाँ, हम उसको क्या बोलेंगे कि वो इकोनॉमिक रेल में है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाई शुड वी स्टडी इकोनॉमिक्स? हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी चाहिए? बेटा इकोनॉमिक्स हमें एक साइंस है इकोनॉमी की। ये जो पूरा पैसा इधर उधर हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, इसके अलग अलग रेल्म्स को समझने के लिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अब व्हाट एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ने को मिलता है? ह्यूमन बीइंग्स के बाद अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल आज जो है मुझको घर भी चाहिए, मुझे एक साल में 5 ट्रिप्स भी चाहिए, फॉरेन ट्रिप्स भी चाहिए, डोमेस्टिक ट्रिप्स भी चाहिए, डिजाइनर कपड़े भी चाहिए, नेकलेसेस भी चाहिए, है ना। मेरे पास अनलिमिटेड वॉन्ट्स है, लेकिन मेरे पास मेरी मीन्स, मेरे रिसोर्सेज, मेरी पैसे लिमिटेड है। थैंक यू वेदांतु, एक ट्रिप भी नहीं लगा पा रही मैं फॉरेन कंट्री। एनीवेज, है ना, तो मेरा जो मीन्स है, वेल्थ है, दैट इज लिमिटेड। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट दैट कि आपके अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं, आपको चाहिए बहुत कुछ, लेकिन आपके पास जो पैसे हैं वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि हम क्या चॉइस करते हैं जिससे हम लोग जो अपना सामान खरीदे, दैट विल गिव अस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इसको हम और समझते हैं आगे, चिंता मत करो और समझेंगे। Right? Economics is the studies because economics is studied because it enables us to understand different aspects of the economy. अलग अलग एस्पेक्ट्स इकोनॉमी को समझने के लिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ये एक सोशल साइंस का पार्ट है, इट इज नॉट ट्रूली साइंस। मतलब ऐसा नहीं है, ये थोड़ी साइंस थोड़ी प्रिडिक्शन दोनों होती है। तो एसएसटी इज अ सोशल साइंस कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू अचीव मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन ऑफ इकोनॉमिक वांट्स, स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज डील विद स्कार्सिटी। अब हम इसी पार्ट को इस चैप्टर में समझने वाले हैं। स्कार्सिटी क्या होता है, मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन हमें कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या चीजें हमें त्यागनी पड़ेगी जिससे हमें मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिले, दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज अबाउट। चिंता मत करो, अभी समझेंगे। इकोनॉमिक्स वर्ड 2 शब्दों से आता है, दोनों ग्रीक वर्ड्स है, ओकियोस और नेमियन, है ना। ओकियोस मतलब हाउस होल्ड, नेमियन मतलब मैनेजमेंट। तो एक तरीके से घर का मैनेजमेंट, इस वर्ड से इकोनॉमिक्स आया है, ठीक है। अब हम लोग पहले स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमारे दुनिया में स्कार्सिटी, हर जगह स्कार्सिटी, अमीर से अमीर इंसान के पास भी स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट वो समझेगा। स्कार्सिटी तब होती है जब हमारे पास अनलिमिटेड वॉन्ट्स होते हैं, जो है ही मल्टीप्लाइंग वॉन्ट्स है ह्यूमन बीइंग्स के, पर हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है पर और सप्लाई बहुत कम होती है, उसको स्कार्सिटी या हिंदी में एक तरीके की कमी बोली जाती है। हमें है ही नहीं, कमी है हमारी इस चीज की, तो उसको स्कार्सिटी बोलते हैं, ठीक है। जब गुड्स आर नॉट रेडिली अवेलेबल इन द मार्केट एंड समाज के पास रिसोर्सेज नहीं होते कि सबके नीड सेटिस्फाई पूरा कर सके, उसको भी स्कार्सिटी बोला जाता है। लेट अस लुक एट एन एग्जांपल फ्रॉम एन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे मैं हूं, है ना, मेरे पास 10 रुपए हैं। अब मार्केट में जो भी आइटम्स है, 10 आइटम्स, वो सब 10 रुपए की है। अब मैं सब चीजें तो नहीं खरीद सकती क्योंकि मेरे पास लिमिटेड पैसा है, मेरे पास सिर्फ 10 रुपए है। तो मैं क्या करूंगी, इसमें से जो भी मुझे सबसे ज्यादा खुशी देगा, जो मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, मैं वो चीज खरीदूंगी। तो ये जो मैं चॉइस कर रही हूं of buying this and not the other things, of buying this and sacrificing the other things, बाकी चीजें त्याग रही हूं ना मैं एक तरीके से, वो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज इकोनॉमिक्स। मैंने इसी को क्यों खरीदा, मैंने बाकी चीजों को क्यों त्यागा, दैट इज इकोनॉमिक्स। अब सोसाइटी में कैसे होता है, सोसाइटी में होता है भाई, सोसाइटी के पास, गवर्नमेंट के पास भी अनलिमिटेड मनी नहीं है, गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड मनी है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लैंड लिमिटेड है। अब इस लैंड में एग्रीकल्चर करें या इस लैंड में माइनिंग करें या इस लैंड में लोगों का वेलफेयर करें, यहाँ पर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस और स्कूल शुरू करें, ये गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है।
गवर्नमेंट अगर कहे कि यहाँ पर चलो हम लोग स्कूल्स खोलते हैं, तो इसका मतलब कि बाकी चीजें त्यागी जा रही है जो यहाँ खुल सकती थी। तो गवर्नमेंट ने ये जो चॉइस की, इस बिहेवियर को पढ़ना इकोनॉमिक्स होता है। और ये चॉइस क्यों करना पड़ रहा है? व्हाई आर वी मेकिंग अ चॉइस? बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी। अगर स्कार्सिटी ना हो, अगर अनलिमिटेड लैंड हो, तो बात ही क्या है, राइट? आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल, है ना? अच्छा, ये जो इशू है, स्कार्सिटी का इशू है, तभी होता है जब डिमांड होती है, ठीक है? ये याद रखना, ओनली व्हेन देयर इज अ डिमांड देयर इज अ स्कार्सिटी। फॉर एग्जांपल, सड़क पे बहुत सारे सड़े हुए टमाटर रखे हुए हैं। अब क्या इसकी स्कार्सिटी है? नहीं है, क्योंकि सड़े हुए टमाटरों की डिमांड ही नहीं है, ठीक है? तो जब डिमांड होती है किसी चीज की और उसकी सप्लाई बहुत कम होती है, तब स्कार्सिटी होती है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द चॉइस दैट यू मेक, है ना? चूजिंग द वन ऑप्शन, एक ऐसे रिसोर्स के जिसके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, जैसे लैंड हो गया, है ना, लेबर हो गया, और उसमें से आप एक चॉइस करते हो, उस चॉइस का स्टडी होती है इकोनॉमिक्स। समझ आई? अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है? ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए होती है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि हमारी अनलिमिटेड वांट्स है और हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स एग्जाम में आप लिखोगे। पहला, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, है ना? हमारे जो भी संसाधन है, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, पैसा हो, सब लिमिटेड है। पर जो ह्यूमन वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है, वो मल्टीप्लाई करती रहती है। आज अगर हम लोग 10 रुपए से खुश है, कल हमें 100 रुपए चाहिए। अगर एक गाड़ी से खुश है, कल 20 गाड़ी चाहिए। हमारे वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। प्रॉब्लम ये भी है कि इन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है। ऐसा नहीं है कि भाई लैंड पे सिर्फ एग्रीकल्चर कर सकते हैं, लैंड पे एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, माइनिंग भी कर सकते हैं, घर भी बना सकते हैं। तो इसके वजह से जो हमारे अनलिमिटेड वॉन्ट्स है, उसमें हमें चॉइस करनी पड़ती है। मिल्क का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना? मिल्क का एग्जाम्पल लेते हैं। मिल्क इज अ स्कार्स रिसोर्स। वाई इज इट अ स्कार्स रिसोर्स? क्योंकि मिल्क जो है दुनिया में लिमिटेड है, पर इसी मिल्क से हमें बटर भी बनाना है, हमें चीज भी बनाना है, हमें रसगुल्ला भी बनाना है। अब एक प्रोड्यूसर के लिए, जो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, उसके लिए क्या वो सोचेगा कि मैं क्या प्रोड्यूस करूं, इनमें से क्या चॉइस प्रोड्यूस, व्हाट चॉइस शुड आई मेक, व्हाट शुड आई प्रोड्यूस, सो दैट मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। जो कंज्यूमर है वो क्या सोचेगा कि मिल्क की इतनी सारी चीजें हैं और मेरे पास सिर्फ 100 रुपए है, तो मैं क्या खरीदूं? मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट मुझे खरीदना है, स्कार्स रिसोर्स है ना, प्लस मेरे पास पैसे भी स्कार्स है, तो मैं क्या प्रोडक्ट खरीदूं जिससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो? समझ रहे हो? दैट इज इकोनॉमिक्स, है ना? अकॉर्डिंगली सोसाइटी हैज टू डिसाइड विच वांट्स आर टू बी सेटिस्फाइड फर्स्ट एंड विच लेटर। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या आपने सोचा कि यार ठीक है, आज मैं जो है दूध खरीद लेता हूँ, कल को मेरे पास ज्यादा पैसा आ जाएगा तो मैं चीज भी खरीद लूंगा? तो आपको वेट करना होगा, उस दिन के लिए आपको त्यागना होगा रसगुल्ला, राइट? दैट इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब अगले पार्ट पे जाने से पहले लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कब नहीं आती है? ध्यान से पढ़ो और जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आंसर दो। आई नो कि वीडियो रिकॉर्डेड है, बट ट्राई करो। एक्सेसिव इनकम, अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा है तो चॉइस का प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा, है ना? तो ये आंसर हो सकता है। अगर बहुत सारा हमारे पास पैसा है तो यूजुअली चॉइस का प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, बट ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, इसमें प्रॉब्लम है चॉइस का। अनलिमिटेड वॉन्ट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, दिस लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज बिकॉज wants are unlimited, बिल्कुल सही बात। ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर स्कार्स, सो ऑल ऑफ दिस। तो सिमिलर क्वेश्चन था, ठीक है? अब अलग अलग इकोनॉमिक्स होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आप क्लास 11 में पढ़ते हो, और अगर आप यूपी बोर्ड के हो, महाराष्ट्र बोर्ड के हो, बाकी बोर्ड्स के हो, तो उसको आप क्लास 12 में भी पढ़ते हो, है ना? और मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसे आप क्लास 12 में पढ़ते हो। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, है ना? दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हो। धीरे धीरे आप समझोगे क्यों बोला जाता है, ठीक है? माइक्रो वर्ड आता है एक ग्रीक वर्ड से, विच का मतलब होता है मीक्रो, इसका मतलब स्मॉल। इकोनॉमिक्स दैट ओनली लुक्स एट अ यूनिट
is called microeconomics. For example, economic जो आपके ह्यूमन बिहेवियर, इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर को समझ रही है, फैमिली के इनकम को देख रही है ना, छोटे से जो विलेज है उसके इनकम को देख रही है, छोटा छोटा जो है उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. When the economic problem of choice are studied and addressed at the level of individuals, इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं. ठीक है कि भाई मैं मार्केट में जा रही हूं, मैं क्या डिसाइड करूंगी खरीदने का, ब्रेड या बटर अपने 10 रुपए से, दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. मैं अपने परिवार में किस तरीके से रिसोर्सेज एलोकेट करती हूँ, 3 बच्चे हैं मेरे, किसको स्कूल अच्छे स्कूल में भेजती हूँ, किसको हिंदी मीडियम स्कूल में भेजती हूँ, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. एक प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करता है लिमिटेड रिसोर्सेज से, 10 ग्राम बटर या 10 ग्राम चीज, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना. तो यही माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग समझेंगे इन योर एंटायर क्लास 11. तो यहाँ सेंट्रल इशू होता है डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री. ठीक है कि एक इंडस्ट्री के लिए या इंडिविजुअल के लिए क्या प्राइस डिटरमिन हो रहा है, किस प्राइस पे वो सामान बेचेगा प्रोड्यूसर, और किस कॉस्ट पे कंज्यूमर खरीदेगा. उस प्राइस पे बेचेगा जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और कंज्यूमर उस प्राइस पे खरीदेगा जिससे उससे मैक्सिमम खुशी हो. ठीक है, लेट्स गिव यू एन एग्जांपल, ऑल्दो बाद में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना. इस पेन की बात करते हैं. That's how you do it, right? इस पेन की बात करते हैं. अब ये पेन है जो जिसमें मैं ज़्यादा कूल लगना चाह रही थी पर लग नहीं सकते, पर फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, आज ये पेन 1000 रुपए का मिल रहा है, तो मैं 1000 रुपए नहीं फूकूंगा. अगर मैंने फूक दिया तो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, मैं दुख में ही वहाँ रोने लगूंगी कि मैंने ये पेन खरीद लिया. तो कौन सा एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट होगा जिसमें मैं ये पेन भी खरीदूँ और मुझको बहुत खुशी भी हो और सेटिस्फैक्शन भी हो. प्रोड्यूसर क्या सोचेगा, कौन से प्राइस पॉइंट पे मैं इस पेन को बेचूं जिसे कंज्यूमर खरीद भी ले प्लस मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट भी मिले, है ना. एंड दैट इज व्हाट यू लुक एट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, हाउ द आउटपुट और प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल फर्म या इंडस्ट्री कैसे डिटरमिन होता है. इसके मेन टूल्स होते हैं मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विच वी विल स्टडी. ठीक है, फिर आता है मैक्रो, मैक्रोस वर्ड से आता है विच मीन्स लार्ज, बिग. मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है जब हम चॉइस का प्रॉब्लम स्टडी करते हैं एट द लेवल ऑफ अ कंट्री और अ रीजन. इसको इसलिए थ्योरी ऑफ प्राइस भी बोला जाता है. यहाँ पर हम पढ़ते हैं नेशनल इनकम के लिए, देश के इनकम के बारे में, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में. ठीक है, तो वी लुक एट सप्लाई ऑफ द एंटायर कंट्री, डिमांड ऑफ द एंटायर कंट्री. एग्रीगेट मतलब एडिशन. हम एक यूनिट नहीं पढ़ते, हम नेशनल लेवल पे पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एट द नेशनल लेवल, राइट. यहाँ पर मार्केट फोर्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मेन टूल्स होते हैं. क्लियर. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, पहले आप अपना मीनिंग दे दो कि यहाँ पर होता है जहाँ इंडिविजुअल यूनिट को देखा जाता है, यहाँ एग्रीगेट ऑफ एन इकोनॉमी को देखा जाता है, यहाँ टूल्स है मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ मार्केट फोर्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी डिटरमिन करना प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और यहाँ पर होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, अदर नेम इज, इसको प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है, इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोला जाता है, राइट. एग्जांपल इज इंडिविजुअल इनकम एंड इंडिविजुअल आउटपुट, नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट. गड़बड़ कर दी क्या? हाँ, ठीक है. लेट्स डू अ क्वेश्चन. क्लासिफाई द फॉलोइंग एज माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो आपको जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में साथ साथ जवाब देना है. द हाउस होल्ड डिसीजन ऑन हाउ मच टू सेव. घर में आप जब डिसाइड करते हो कि आज के इनकम से मैं 20,000 रुपए सेविंग्स करूंगा, वो इंडिविजुअल यूनिट पे है, तो इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, तो गवर्नमेंट लेवल पे आ गया, नेशनल लेवल पे आ गया, मैक्रो हो गया. इम्पैक्ट ऑफ हायर कैपिटल फॉर्मेशन ऑन ग्रोथ, अगेन हम लोग एक ऊपर लेवल से बड़ी चीज के बारे में देख रहे हैं, ग्रोथ के बारे में, तो मैक्रो हो गया. फर्म एक्सेस डिसीजन ऑन हाउ मेनी पीपल टू हायर, तो एक फर्म का डिसीजन है ना, यूनिट लेवल पे हम देख रहे हैं, तो माइक्रो. जीडीपी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो. हायर वेजेस पेड टू नर्सेस सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ नर्सेस, अगेन ये नर्सेस है, ये छोटे यूनिट की बात हो रही है बहुत ज्यादा, तो यहां पर माइक्रो. फॉल इन द मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक, सब स्टॉक मार्केट ये सब मैक्रो लेवल पे देखा जाता है, एग्रीगेट देखा जाता है. इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज बाय एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के आते ही आंसर होगा माइक्रो. क्लियर.
अगर आप सबका सही था बोलो यो यो इन द चैट बॉक्स। ऑलराइट, अब हम आते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पे। ये बहुत ही आसान है, आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है जहां पर फैक्ट को डिस्क्राइब करा जा रहा है विदाउट मेकिंग वैल्यू, जजमेंट और ओपिनियन। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से इट इज अ फैक्ट कि जब सेल लगती है मार्केट में तो लोग ज्यादा चीजें, आइटम्स खरीद सकते हैं। दिस इज अ फैक्ट, है ना। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, यू कैन वेरीफाई दिस प्रॉपरली न्यूमेरिकली, नंबर से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। यूजुअली हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स लगाते हैं टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक फिनोमेना, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है ना। अगर कोई बोले कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट 30% जो है कोविड के टाइम नीचे गिर गई थी, तो इट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। यू आर सेइंग, यू आर स्टेटिंग अ ट्रू फैक्ट जिसमें उसमें ओपिनियन नहीं है किसी का। जो बच्चे मर रहे हैं समाज में, है ना, उनका जो रेट है, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट जो है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, वो 20% है। दिस इज अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, यू जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट। अब जरूरी नहीं है कि ये फैक्ट सच हो, याद रखना, पर इसको वेरीफाई जरूर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज बोलूं कि इंडिया का डेवलपमेंट लेवल बाकी देशों से 50% कम है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का स्टेटमेंट जरूर है, बट हो सकता है दिस इज अ रॉन्ग फैक्ट, बट इट विल स्टिल बी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, right? It tells you how things are. For example, current employment rate is 20%, health spending is 25%. नॉर्मेटिव क्या होता है? नॉर्मेटिव होता है जब आप फैक्ट भी डिस्क्राइब करते हो और वैल्यू जजमेंट भी डालते हो, एक तरीके से उसमें अपना ओपिनियन डालते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कहोगे कि यार डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वी शुड बी स्पेंडिंग मोर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। अब ये एक ओपिनियन, इसको वेरीफाई थोड़ी ना किया जा सकता है, ये तो वैल्यू जजमेंट है। वैल्यू जजमेंट मतलब कि आप वैल्यू किसको ज्यादा दे रहे हो, वो आपका खुद का जजमेंट है। अगर आप वैल्यू कम दे रहे हो डिफेंस को, आर्मी को, तो इट इज योर जजमेंट, राइट? तो इसमें वैल्यू जजमेंट्स काफी होते हैं। ये एक डिजायरेबल रियलिटी के बारे में बताता है, व्हाट ऑट टू बी, हाउ थिंग्स शुड बी या ऑट टू बी, कैसी चीजें होनी चाहिए। हमें ज्यादा पैसा वेलफेयर स्कीम्स में खर्च करने चाहिए, एटलीस्ट 80%। दैट इज योर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। आई थिंक ये माइक्रो गलत लिख लिया, यहां पर होना चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव। नहीं सॉरी, क्या लिख रही हूं मैं, हे भगवान। इसको बोलते हैं क्लास 9th के सेशन के बाद सीधा 11th का सेशन मत लिया करो। ऑलराइट, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, है ना। तो पॉजिटिव आई टोल्ड यू डिस्क्रिप्टिव होता है, पॉजिटिव इट विल ओनली डिस्क्राइब द सिचुएशन। जो नॉर्मेटिव होता है वो प्रिस्क्रिप्टिव होता है। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब सजेशन की तरह आपके सामने रखा जाता है। इट इज प्रिपरेशन व्हाट एक्चुअली इज, व्हाट ऑट टू बी। ये आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है कि अगर सेल होगी तो लोग जो है ज्यादा सामान खरीदेंगे, अगर महंगाई होगी तो लोग कम सामान खरीदेंगे। एंड यहाँ पर आपको वैल्यू जजमेंट दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं हम स्टेटमेंट को थ्रू साइंटिफिक मेथड। यहाँ पर यू कैन नॉट वेरीफाई द स्टेटमेंट। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, तो फिर पीपल टेंड टू बाय मोर ऑफ इट, है ना। आपने देखा होगा मार्केट में जाते हो 2+2 फ्री मिलता है तो आप खरीद लेते हो क्योंकि प्राइस गिर गई। बट इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, बट याद रखना मैंने पहले भी बोला दिस इज अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, बट वेरीफाई करके हम इसे फॉल्स भी ठुकरा सकते हैं। इट माइट नॉट ऑलवेज बी ट्रू, राइट। नॉर्मेटिव होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई बोले कि अगर हम लोग कि गरीब लोगों को सब्सिडीज देना, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देना, फ्री में पानी देना हमारे इकोनॉमी के ऊपर बर्डन है, तो इसको हम वेरीफाई भी नहीं कर सकते, है ना, थ्रू साइंटिफिक मेथड। और ये एक तरीके का वैल्यू जजमेंट है, एक ओपिनियन है, कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर है, तो उसको आप नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डालोगे। लेट्स डू अ क्वेश्चन, आपको इसमें से बताना है कौन सा पॉजिटिव स्टेटमेंट है और कौन सा नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, राइट। पीपल शुड सेव मोर फॉर देयर फ्यूचर। अब ये क्या है? ऑट टू बी, पीपल को ये करना चाहिए, किसी का वैल्यू जजमेंट है तो इसको हम नॉर्मेटिव बोलेंगे। इन इंडिया पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट। अब यहाँ हमको स्टेटमेंट दिया गया है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसको वेरीफाई किया जा सकता है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव बोलेंगे। The government should impose heavy taxes on rich people। अब should impose, करना चाहिए, तो ये नॉर्मेटिव हो गया।
स्मोकिंग शुड बी डिस्करेज्ड इन द वर्ल्ड, शुड बी आ गया तो नॉर्मेटिव हो गया। इन इंडिया टैक्स रेट स्लैब्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, चैट बॉक्स। इन इंडिया जब आपका इनकम बढ़ता है, आमदनी बढ़ता है, तो इनकम तो उससे जो है जब इनकम बढ़ता है तो उससे टैक्स भी बढ़ता है। तो स्टेटमेंट दे रखा और सही स्टेटमेंट है, इसको वेरीफाई किया जा सकता है, तो पॉजिटिव सही है या नहीं, बट वी कैन वेरीफाई इट। हायर इंटरेस्ट रेट इंड्यूसेस पीपल टू सेव मोर आउट ऑफ देयर इनकम, तो जब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो लोग सेविंग ज्यादा करते हैं। अगेन वी कैन वेरीफाई इट, इट हैपेंस, इट इज, है ना, ऐसा शुड भी नहीं बोला गया है, तो इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। हाई टैक्सेस ऑन सिगरेट डिस्करेज स्मोकिंग, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से मतलब इसमें स्टेटमेंट बता रखा है कि जब टैक्स जो है हम ज्यादा करते हैं तो स्मोकिंग लोग कम करते हैं। अगर यहाँ यही लिखा होता कि वी शुड प्लेस हाई टैक्स ऑन सिगरेट एज इट विल डिस्करेज स्मोकिंग, ये आपका नॉर्मेटिव हो जाता, पर यहाँ क्योंकि स्टेटमेंट दे रखा है इट इज पॉजिटिव। गवर्नमेंट शुड पुट मोर एफर्ट टू रिड्यूस पॉल्यूशन, अब शुड आ गया, शुड पुट मोर एफर्ट, तो ये नॉर्मेटिव हो गया, ये रियलिटी नहीं है, ये बता रही है कि क्या रियलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फाइनल पार्ट ऑफ द सेशन पे, एंड दैट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। ये सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की हम बात कर रहे हैं, कितना प्रोड्यूस होना चाहिए, कितना कंज्यूम होना चाहिए, कितना पैसा जो है अलग अलग एक्टिविटीज में डालना चाहिए, इन सब चीजों में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूर होता है। अब वो ज्यादा इंटरवेंशन होता है, कम इंटरवेंशन होता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी इकोनॉमी में रह रहे हो। वी हैव 3 काइंड्स ऑफ इकोनॉमीज, कंट्रोल्ड या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। बहुत सारे देश जैसे आपका मॉस्को हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, ये काफी ज्यादा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है जहां पर गवर्नमेंट जो है वो सारे डिसीजंस लेता है। जैसे आप बहुत घरों में देखते हो ना, बड़े स्ट्रिक्ट माँ बाप होते हैं, बच्चा कब सो रहा है, कब उठ रहा है, कब खाना खा रहा है, सब माँ बाप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली डिसाइड करते हैं, है ना। बस वही मम्मा पापा वाला सरकार होता है कंट्रोल सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। यहाँ पर स्टेट सब डिसाइड करता है, स्टेट डिसाइड करेगा कि ये जमीन किसको बेची जाएगी, स्टेट डिसाइड करेगा कि देश में कितना बटर जो है प्रोड्यूस होगा, है ना, दैट इज अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। स्टेट डिसाइड करेगा कि कहाँ रोड बनेगी, कहाँ पर हॉस्पिटल बनेगा, ठीक है। देन यू हैव अ फ्री और अ मार्केट इकोनॉमी, जिसे लाजी फेयर भी बोलते हैं। आप सुनोगे इस वर्ड को बहुत बार, ठीक है, जस्ट अ टर्म फॉर फ्री मार्केट इकोनॉमी। यहाँ पर वो वाले बच्चे नहीं होते उस घर के जिसमें मम्मी पापा को फर्क ही नहीं पड़ रहा बच्चे क्या कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है हमने अपने बच्चों को वैल्यूज दे दिए, सही डिसीजन लेंगे, जाओ बच्चा दुनिया में, तुम्हें जो करना है तुम करो। और आप सोचो भाई ये क्या हो रहा है ना, आप उसको पॉकेट मनी मिल रही है बच्चे को, बच्चा खुद डिसाइड कर रहा है कि आज उसको समोसा खाना है कैंटीन से या फिर वो बुक खरीदे मार्केट में, राइट। ये जो ऐसे टाइप के पेरेंट्स होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं फ्री और मार्केट इकोनॉमी, जैसे यूएसए में, ठीक है। यहाँ पर हर चीज मार्केट फोर्सेस जो है कंट्रोल करती है। क्या यहाँ पर हॉस्पिटल बनेगा, डिपेंड करता है क्या यहाँ डिमांड है तो हाँ हॉस्पिटल बनेगा, प्रॉफिट बनेगा तो हाँ हॉस्पिटल बनेगा, राइट। सो दैट इज डिसाइडेड बाय द मार्केट इकोनॉमी। फिर आता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी, जो इंडिया में है। इंडिया कभी कुछ डिसाइड नहीं करता, आप नोटिस करना। हाँ, कोई आपसे पूछेगा इंडिया में कि आपको बहुत मिर्ची चाहिए या फिर आपको चीनी चाहिए, तो आप कहोगे मिक्स कर दो, मीडियम कर दो। वी आर ऑलवेज लाइक दैट, हमें मिक्स चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वी आर अ मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर मार्केट और गवर्नमेंट दोनों ही चीजों को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल की बात करें, हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल्स भी है ना, कहीं भी आ सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स, और बहुत जगह गवर्नमेंट भी एजुकेशन में पैसा डाल के स्कूल्स बनाती है, जिससे कि जहां पर प्राइवेट स्कूल्स नहीं आ पा रहे या नहीं आएंगे, जैसे ट्राइबल एरियाज, विलेज एरियाज, वहां प्रॉफिट नहीं है, वहां गवर्नमेंट स्कूल्स खड़ी करके सोशल वेलफेयर का काम करती है ना। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। लेट्स अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सब कुछ इकोनॉमी जो है इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, फ्री मार्केट में कंट्रोल बाय द मार्केट, मिक्स में मार्केट भी होता है बट गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है ना। एक एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर मास्क का, कोविड के टाइम, क्योंकि आई नो सब लोगों ने कोविड सा है मास्क का, तो आपको पता है जब कोविड आया तो मास्क जो है काफी स्कार्स हो गए थे, काफी लिमिटेड हो गए थे, तो इनके प्राइसेस शूट अप कर गए थे, है ना। एक मास्क बड़ा महंगा मिल रहा था, तो यहाँ गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और बोला नहीं, 50 रुपए से ज्यादा मास्क नहीं बेच सकते। तो इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ मार्केट वैसे नॉर्मली मार्केट ही डिसाइड करता है किसी भी आइटम का प्राइस क्या है, बट कभी कभी गवर्नमेंट रेगुलेट करता है उसको,
ठीक है, यहाँ पर एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं जनरली वो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं, प्रॉफिट को नहीं, राइट। यहाँ पर फ्री मार्केट इकोनॉमी में लोग बेचेंगे खरीदेंगे ओनली फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, है ना। मास्क को 2000 रुपए में क्यों बेच रहा था मार्केट में? क्योंकि भाई डिमांड इतनी थी, सप्लाई कम थी, तो 2000 रुपए का बेच रहा था। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कोई रोकने वाला नहीं, मार्केट डिसाइड कर रहा है प्राइस, राइट। मिक्स इकोनॉमी होता है जब सोशल वेलफेयर भी देखा जाता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी। प्राइवेट स्कूल भी है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, सरकार भी स्कूल खड़ा कर रहा है जिससे सोशल वेलफेयर भी हो, राइट। अब कंट्रोल्ड इकोनॉमी में कंज्यूमर इज नॉट सॉवरेन। सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो डिसाइड कर रहा है कि क्या गुड प्रोड्यूस होता है मार्केट में, लैंड कैसे यूज हो रहा है ना। तो कंज्यूमर जो है वो मास्टर नहीं है, वो सॉवरेन, सॉवरेन मतलब डिसीजन मेकिंग एंटिटी नहीं है। पर ये जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है इसमें कंज्यूमर सॉवरेन है। अगर बहुत ज्यादा डिमांड है एक मॉल खुलने की, तो उस लैंड पे जहां पर लेट्स से एग्रीकल्चर हो सकती थी वहां पर मॉल ही खुलेगा क्योंकि उसकी ज्यादा डिमांड है, क्योंकि कंज्यूमर चाहता है, ठीक है। धीरे धीरे और समझ आएगा as हम आगे बढ़ेंगे। मिक्स इकोनॉमी में दोनों चीजें होती है। कंज्यूमर सॉवरेन जरूर होता है, बट ये भी इंश्योर किया जाता है, सरकार ये भी इंश्योर करती है कि सप्लाई जो हो ऑफ एसेंशियल गुड्स हो कंज्यूमर को। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में, है ना, अगर हमारी बहुत ज्यादा डिमांड है कि फैंसी जो है दवाइयाँ मिले, फैंसी हॉस्पिटल्स हो, वो भी है, पर एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जिसे सब लोग अफोर्ड कर पाए, है ना। तो इसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है, ठीक है। अब रिसोर्सेज यहाँ पर जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, यहाँ पर लोग डिसाइड करते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल कैसे यूटिलाइज किया जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी करता है, लोग भी करते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, जैसे मैंने मास्क का एग्जाम्पल दिया, राइट। ऑलराइट, हाँ, यहाँ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट का सेक्टर ज्यादा है, यहाँ प्राइवेट सेक्टर ज्यादा है। इंडिया में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों है बिकॉज वी आर अ मिक्स्ड इकोनॉमी। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। Which of the following is a sign of free economy? Market economy. The prices are regulated. नहीं, prices तो regulate नहीं होते free market economy में. The prices are partly regulated. है ना? The prices are determined by forces of demand and supply. हाँ, ठीक है, दिस इज द आंसर। आई होप आप लोग सही जवाब दे रहे थे चैट बॉक्स में। जहां पर हम कंटिन्यू करने वाले हैं आपका पहला चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स विद द टॉपिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स सबसे आसान चैप्टर है ना, क्योंकि इसमें आप टेक्निकली ह्यूमन बिहेवियर पढ़ रहे हो। ह्यूमन बिहेवियर का क्या मतलब है? आप ये पढ़ रहे हो कि जब सेल होती है तो हम ज्यादा चीजें क्यों खरीदते हैं, जब महंगाई होती है हम कम चीजें क्यों खरीदते हैं, जब हमें पता चलता है कि भाई पेट्रोल के प्राइसेस कल बढ़ने वाले हैं तो लाइन क्यों लग जाती है पेट्रोल पंप पे। ये बेसिक ह्यूमन बिहेवियर है और इसी के बारे में आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, है ना। पर क्या होता है, ज्यादा ज्ञान देते देते इकोनॉमिक्स ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने लगी है, तो बहुत ही सरल साधारण भाषा में आज का सेशन हम समझने वाले हैं। मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखो, ये डेफिनेटली आपको काम आएगी। दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो मी, मेरा नाम है सुरभि गुप्ता, मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास 11 की टीचर। ठीक है, टीचर हूं मैं। ओके, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अब मैं पहले भी समझा चुकी हूँ इकोनॉमिक्स क्या होता है पिछले सेशन में। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, सोशल साइंस वही सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं पता नहीं कब से, है ना। इट इज नॉट अ ट्रू साइंस। ऐसा नहीं है कि जो हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं वो होता ही होता है, ये चेंज होता रहता है ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है। तो इट इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज विद ह्यूमन बिहेवियर कि एग्जैक्टली हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं, किस तरीके से एक्सचेंज होता है, किस तरीके से गुड्स और सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ऑल ऑफ दिस डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन बिहेवियर और इसी ह्यूमन बिहेवियर को हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं और ऐसा नहीं है ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में है, ये प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया में है, हर देश में है, हर घर में है। जहां भी पैसा जो है इन्वॉल्व है वहां पर ये इकोनॉमी की प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? पहला प्रॉब्लम है अनलिमिटेड वंस। ह्यूमन बीइंग्स के पास अनलिमिटेड वंस है, दिल मांगे मोर। आज हमारे पास चावल बोल रही हूँ, आज हमारे पास साइकिल है तो कल हमें स्कूटर चाहिए, स्कूटर आएगी तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी होगी तो बंगला चाहिए, बंगला होगा तो सुंदर बीवी चाहिए, है ना।
अनलिमिटेड वॉन्ट्स है हमारी, और प्रॉब्लम अनलिमिटेड वॉन्ट्स की नहीं, अच्छा है अनलिमिटेड वॉन्ट्स है, तो प्रॉब्लम है कि इन अनलिमिटेड वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए अनलिमिटेड पैसा भी होना चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तो अनलिमिटेड वॉन्ट्स को इकोनॉमिक्स में अनलिमिटेड एंड्स भी बोला जाता है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कभी अनलिमिटेड एंड्स एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड अनलिमिटेड एंड्स इज द सेम थिंग। तो अनलिमिटेड वॉन्ट्स प्रॉब्लम क्यों बन जाती है? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड या स्कार्स रिसोर्सेज है। स्कार्स मतलब कमी है रिसोर्सेज की, है ना। हमारे पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है, हमारे जेब में है 30,000 रुपए, और उसी 30,000 रुपए में हमें अपनी दिल मांगे मोर की इच्छाएं को पूरी करनी पड़ती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे कि यार इस 30,000 रुपए में मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। अब क्या मैं उस 30,000 रुपए में मैं या तो गाड़ी खरीद लूं या फिर जो है मैं अपने घर के खर्चे चला लूं, है ना। तो मैं एक ही इच्छा को पूरी कर पाऊंगा या कुछ ही इच्छाओं को पूरा कर पाऊंगा, बाकी इच्छाएं मुझे त्यागनी पड़ेंगी, राइट। सो द प्रॉब्लम इज दैट अनलिमिटेड वॉन्ट्स है हमारे, लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसके वजह से वी हैव टू मेक अ चॉइस कि कौन सी इच्छा, कौन सी विश हम पूरी करें इस समय, है ना। बाकी इच्छाएं जो है कभी बाद में पूरी करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि यार अभी इतने पैसे नहीं है, गाड़ी अभी नहीं खरीद पाएंगे, अभी स्कूटर से काम चला लेते हैं। ये जो चॉइस है ये इकोनॉमिक्स है। अब एक और प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है, एक और जो है सर पे एक प्रॉब्लम आ जाती है, दैट इज ऑल्टरनेटिव यूसेज। जो आपके 30,000 रुपए हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही चीज आपको करनी है और काम खत्म, इसके काफी ज्यादा ऑल्टरनेटिव यूजेस है। फॉर एग्जाम्पल एज ए कंज्यूमर जो मार्केट में जा रहा है ना, उस 30,000 रुपए में मैं बहुत सारी चीजें खरीद सकती हूँ। अगर मुझे पता है कि एक ही चीज खरीदना है, 30,000 रुपए में बस कार खरीदनी है तो काम खत्म है, पर 30,000 रुपए में कार भी खरीदनी है, घर भी चलाना है, बिजली का पैसा भी देना है, बच्चों की इच्छाएं भी पूरी करनी है, राइट। तो ये और बड़ी चॉइस बन जाती है कि भाई क्या इच्छा पूरी की जाए। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी सिचुएशन में 3 मेजर प्रॉब्लम्स आती है। पहला, ह्यूमन बीइंग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स। दूसरा, अनलिमिटेड वांट्स है लेकिन रिसोर्सेज बड़े स्कार्स है। और तीसरा, इन रिसोर्सेज के बहुत सारे यूटिलाइजेशंस है, बहुत सारे यूजेस है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है चॉइस का कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज में हम किस इच्छा को पहले पूरा करते हैं। दैट इज the human behavior that we are studying in economics. अब क्वेश्चन आएगा अगर what happens if resources do not have alternative resources, alternative uses। अगर resources के पास alternative uses है ही नहीं तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। आपके पास 30,000 रुपए है, आपको पता है कि बस घर ही खरीदना है, घर खरीदोगे, चिल करोगे, बट ऐसा नहीं होता। उस 30,000 रुपए में आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है ना। दैट इज वेयर यू गेट अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या फिर प्रॉब्लम ऑफ रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। किस तरीके से आप मैनेज करो अपने पैसों को या रिसोर्सेज को। अदर एग्जाम्पल इज एक फार्मर है, अगर उसे पता है कि इस लैंड पे सिर्फ राइस ही ग्रो कर सकते हैं तो राइस ही ग्रो करेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चिल करेगा राइस ग्रो करते हुए। बट प्रॉब्लम तब आती है क्योंकि वो राइस भी ग्रो कर सकता है, ज्वार भी ग्रो कर सकता है, गेहूं भी ग्रो कर सकता है। तो अब उसको चॉइस करना पड़ेगा कि वो क्या ग्रो करे जिससे प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, सॉइल की फर्टिलिटी भी अच्छी रहे और जो है वो पैसा भी कमा पाए। तो ये जो चॉइस ह्यूमन बीइंग्स लेते हैं ना, वो इकोनॉमिक्स है, वो सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की। सबसे बड़ा बसेड़ा जो है इकोनॉमिक्स का यही है, इसी से आपका अर्थव्यवस्था बनता है, इसी से आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट बनता है। अगर रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव वो ही नहीं होता, अगर मेरे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते और वेल्थ होता तो ये सब्जेक्ट ही नहीं होता, है ना। समझ गए? चलो अगला पॉइंट, ठीक है। So an economic problem means the problem of making choice that happens जब resources scarce हो, जब resources limited हो, right? So economic problem is essentially a problem of choice. और ये प्रॉब्लम जो है हर एक इकोनॉमी में होती है। अब इन इश्यूज के वजह से हर एक इकोनॉमी में 3 मेजर क्वेश्चंस, 3 मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। क्या है वो 3 मेजर प्रॉब्लम्स? पहला, What is produced and in what quantity? क्या प्रोड्यूस किया जाए। अब इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड है तो क्या हम यहाँ कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें, जैसे कि कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है कि किताबें करे, पेन करे, घी करे, बटर करे, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करे, या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करे, या प्रोड्यूसर गुड्स जिसे बोलते हैं कैपिटल गुड्स, जिससे पैसा कमा पाओगे। फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर प्रोड्यूस करोगे तो फार्मर को काम आएगा, जिसके वजह से उसकी खेती बाड़ी बढ़ेगी। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिससे और आयरन और स्टील प्रोड्यूस होगा, जिससे और कंपनीज आएंगी, जिससे और कंज्यूमर गुड्स बनेंगे। दीज आर कैपिटल। तो किस चीज में जो है आपको पैसा खर्च करना चाहिए, रिसोर्सेज लगाने चाहिए।
या फिर एक और क्वेश्चन आता है कि किसी भी देश को क्या वॉर टाइम गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए या पीस टाइम गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए? क्या पैसा जो लिमिटेड है हमारे पास उसको लगाने चाहिए टैंक्स में, गन्स में, वेपन्स में, या फिर उसको लगाने चाहिए स्कूल में, हॉस्पिटल में, ब्रेड में, खाने में? किस में पैसा लगाना चाहिए? इट्स अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। और यही क्वेश्चन हर साल बजट में भी आता है कि भाई सरकार जो है एजुकेशन में कम कर रही है, डिफेंस में ज्यादा कर रही है। दिस इज अ चॉइस जो सरकार बना रही है। या हम घर पे भी एक बड़ा चॉइस करते हैं, है ना, कि हम कहाँ पर खर्चा कर रहे हैं, व्हाट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, और किस क्वांटिटी में करना चाहिए हमको। अगर हम लोग आज कंज्यूमर गुड्स ज्यादा करते हैं, है ना, तो कैपिटल गुड्स कम करेंगे, कैपिटल गुड्स कम करेंगे। अच्छा, कम करेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, है ना, इम्बैलेंस हो जाएगा सोसाइटी में। तो एक बैलेंस लेके भी चलना है। हर आप एक बच्चे का मैम सब कुछ ही प्रोड्यूस कर लो, मैम ये क्या बकवास चल रहा है? बेटा सब कुछ प्रोड्यूस कर लेते, लेकिन हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। ठीक है, इसीलिए प्रॉब्लम आता है क्या प्रोड्यूस करें, किस क्वांटिटी में करें। अगर हमने वॉर टाइम गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस कर लिए तो हर दिन की जो गुड्स है जैसे खाना पीना, एजुकेशन, हेल्थ, उसमें कम पैसा खर्च होगा, अगेन सोसाइटी में इम्बैलेंस होगा। तो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो तो कुछ त्यागना पड़ता है, जिसके बारे में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी कर्व। ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं ये गुड्स कैसे प्रोड्यूस करें। दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम दैट अराइजेस। यहाँ पर आता है आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, है ना। कैसे प्रोड्यूस करें? क्या हम होमो सेपियंस को यूज करें, मतलब आदमी और औरत को यूज करके जब कुछ प्रोड्यूस किया जाता है उसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, है ना। अब आपने फैक्ट्री खोली, आपने लोगों को उसमें रखा, प्रोडक्शन कर रहे हो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। प्रॉब्लम क्या है? आदमी आता है सुबह 10 बजे, शाम को 6 बजे तक काम करता है, लंच ब्रेक का 1 घंटा भी लेता है, आलस भी करता है, बीमार भी पड़ता है, प्रोडक्टिविटी आपकी कम होती है, कम चीजें प्रोड्यूस होती है, एफिशिएंसी कम होती है ना। पर वहीं अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करो, कैपिटल इंटेंसिव का सीधा सीधा मतलब है मशीनों से यूज करो, तो मशीनें बड़ा अच्छा है, 24/7 मशीनों को चला लो, जब चाहे शुरू करो, जब चाहे बंद करो, 1-2 आदमी को रखो जो मशीनों को देखेंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, आदमी का जो प्रॉब्लम पूरा होता है कि इनको संभालो, देखो, काम करें, वो भी हट गया, है ना। एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, राइट। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट इंडिया, कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया में अगर हम लोग मशीन से सारी फैक्ट्री चलाने लगेंगे तो हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ चॉइस हो जाती है, बेरोजगारी चाहिए या पैसा चाहिए। मतलब पैसा सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में होगा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो एक बैलेंस रखने पड़ता है बिटवीन कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव, बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉफिट। एक आपको बैलेंस रख के चलना, और वो भी एक किसी भी इकोनॉमी के लिए एक चॉइस होती है। ठीक है, बड़ा आजकल भी है कि एआई आके हमारी जॉब्स ले लेगा, टेक्नोलॉजी कैपिटल आके हमारी जॉब्स ले लेगा, इट इज स्टिल टुडे मतलब एक बहुत बड़ा कंसर्न। तो इसको हमें बैलेंस करके चलना है ना। तीसरा है फॉर होम दीज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, किसके लिए ये गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम भी समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से इकोनॉमी में बहुत सारे घी, बटर, ये सब प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये किसको डिस्ट्रीब्यूट करें? क्या पैसों के बदले में इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, सुंदरता के बदले में करें, सुंदर ज्यादा इसको दे दो, या फिर करें कि यार ये इसको जरूरत ज्यादा है, गरीब ज्यादा है, इसको दो। किस बेसिस पे हमें गुड्स और सर्विसेज किसी भी इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, दैट इज द थर्ड प्रॉब्लम। अब कुछ लोग कहेंगे कि पैसे से देना चाहिए, भाई किसी के पास पैसा है तो उसको देना चाहिए ज्यादा सामान। पर अगर सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पे हम करेंगे, सिर्फ पैसे के बेसिस पे अगर हम करेंगे, तो जिनको जरूरत है वो जो है मर जाएगा, गरीब इंसान। जैसे एजुकेशन हो गई, है ना, हेल्थ हो गया, मेडिसिन हो गई। अब तुम दवाइयां सिर्फ उनको दोगे जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अनअफोर्ड कर सकते हैं मर जाए वो, उन्होंने क्या पाप किया है, राइट। पर अगर हम सिर्फ उनको दे जिनको जरूरत है, तो भाई कोई कुछ प्रोडक्शन ही नहीं होगा मार्केट में, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बड़ा कम होगा। लॉस पे अगर सरकार हर चीज देगी तो कोई भी चीज, कोई भी, मैं क्यों प्रोड्यूस करूंगी दवाइयां अगर मुझे उसमें प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा। तो सोशल जस्टिस जो है, सामाजिक जो एक तरीके का जस्टिस है, वो एक तरफ है और प्रॉफिट एक तरफ है, दोनों को हमें बैलेंस करके चलना है इकोनॉमी में। तो 3 प्रॉब्लम्स क्या है? पहला है क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, किस क्वांटिटी में करना चाहिए। दूसरा है क्या टेक्निक यूज करनी चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए। और तीसरा है क्या डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, फॉर हुम इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, है ना। इसमें सोशल जस्टिस और जीडीपी को बैलेंस करके हमें आगे चलना है। समझे? कुछ चमका दिमाग में?
ये आपकी 3 प्रॉब्लम्स है। अब इसके सॉल्यूशंस हैं अलग अलग, है ना, अलग अलग इकोनॉमीज में। फॉर एग्जांपल मार्केट इकोनॉमी, जो मैं आप पहले समझा चुकी हूँ, मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें मार्केट डिसाइड करता है प्राइस का और सप्लाई का, डिमांड का। मार्केट कैसे डिसाइड करता है? फॉर एग्जांपल आज अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है कोविड वैक्सीन की, तो सप्लाई ज्यादा होगी कोविड वैक्सीन की, समझ गए। और अगर डिमांड लेटर से ट्राइबल एरियाज में डिमांड कम है एजुकेशन की, तो वहां पर सप्लाई कम होगी एजुकेशन की, क्योंकि डिमांड कम है, किसी को नहीं पढ़ना वहां पर, किसी को पता ही नहीं पढ़ने का वैल्यू, राइट। तो दिस इज कॉल्ड अ मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में मार्केट डिसाइड करता है व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल हाउ, व्हाट टू, वो क्या प्रोड्यूस करेगा मार्केट इकोनॉमी में? वो चीज प्रोड्यूस करेगा जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है ना। मार्केट इकोनॉमी है, मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं क्या कहूंगी? मैं कहूंगी यार बिस्किट का बड़ा डिमांड है, इसमें प्रॉफिट भी ज्यादा है, इसको प्रोड्यूस किया जाए। एजुकेशन, स्कूल क्यों खोलूं मैं ट्राइबल एरिया में? प्रॉफिट ही नहीं है वहां पर, वहां नहीं खोलूंगी मैं, डिमांड भी नहीं है और मैं सप्लाई भी नहीं करूंगा, ठीक है। दूसरा है हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस। ऑब्वियसली मैं टेक्नोलॉजी यूज करूंगी जिससे मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। अगर लेबर को यूज करके मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है, मैं लेबर यूज करूंगी। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो है लेबर बड़ी सस्ती है, 100 रुपए के दिन का मुझे भाड़ में जो है एक बंदा मिल जाता है। मैं इंडिया में जो है लेबर यूज करूंगी अपना सामान बनाने के लिए। बट अगर मशीनें सस्ती है तो मशीनें यूज करूंगी, जिसमें भी मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है मैं वो यूज करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बेरोजगारी बढ़ रही है या जो बढ़ रहा है, क्योंकि मैं मार्केट पे चल रहा हूं। और तीसरा है फॉर whom these goods are produced। जो भी मुझे अच्छा पैसा दोगा उसके लिए मैं गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, क्योंकि मुझे प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि मार्केट फोर्सेस प्रॉफिट पे चलता है, डिमांड और सप्लाई। तो कोई भी मार्केट इकोनॉमी जैसे यूएसए है, वहां पर मार्केट डिसाइड करता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब हम आते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो है एक सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। ऑब्वियसली क्योंकि सरकार कर रही है, वो प्रॉफिट को नहीं देखती, वो जनता के वेलफेयर को देखती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज मोस्ट यूजफुल इन सोसाइटी। अब सबसे ज्यादा जब कोविड फैल रहा था तो कोविड वैक्सीन यूजफुल थी, तो वहां पर पैसा खर्च किया जाएगा। हॉस्पिटल ज्यादा जरूरी है क्योंकि पैंडेमिक फैल रहा है, तो हॉस्पिटल में ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा, है ना। हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस? ऑब्वियसली जो समाज के लिए बेटर है। अगर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है समाज में, तो हम लेबर इंटेंसिव कंपनी खोलेंगे जिससे कि लोगों का रोजगार बढ़े। एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, इट विल बी प्रोड्यूस फॉर दोज हु आर इन नीड। सोशल जस्टिस को फोकस किया जाएगा, प्रॉफिट को नहीं, राइट। ये नहीं फोकस किया जाएगा कि मार्केट में 15 तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स हो, है ना। जो आपको यूएस में आप जाओगे, बहुत बार आप यूएस में देखोगे कि हजार तरीकों, अगर आप कभी, मैं गई थी जैसे, मैंने देखा यार एक दूध नहीं 50 दूध की वैरायटी है, एक बिस्किट नहीं हजारों बिस्किट की वैरायटी है। मैं सोचूं भाई हो क्या रहा है, आप बिस्किट नहीं चूज कर पा रही, क्योंकि वहां पर डिमांड के हिसाब से सप्लाई हो रही है। इंडिया में ऐसा नहीं, अगर रिसोर्सेज हर देश में लिमिटेड है ना, तो हमारे यहाँ भी, या फिर अगर आप चाइना जाओ, रशिया जाओ, यहाँ तो बहुत ही कम आपको चॉइसेस मिलेंगे, क्योंकि पैसा कहीं और खर्च हो रहा है। पैसा हो रहा है सोशल जस्टिस पे खर्च, पैसा हो रहा है ये इंश्योर करने में कि जरूरतें लोगों की पूरी हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब दोनों एक्सट्रीम्स हो गए, हम आते हैं बीच में मिक्स्ड इकोनॉमी। वी आर दी बेस्ट। हम कहते हैं ये यहाँ से भी कुछ थोड़े से टमाटर प्याज दे दो, वो ऑर्गेनिक वाले भी थोड़े दो, तो मिक्स करके खाएंगे, हाफ हेल्दी हाफ अनहेल्दी, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में ये डिसाइड किया जाता है कि दोनों हो, प्रॉफिट भी हो और सोशल कंसिडरेशन भी हो, सोशल जस्टिस भी हो। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट के लिए प्राइवेट सेक्टर को बोला जाता है भाई तुम अपने हॉस्पिटल्स खोल लो, अपने स्कूल्स खोल लो, डिमांड के हिसाब से। अगर आपको लगता है बैंगलोर में ज्यादा अमीर लोग हैं तो यहाँ ज्यादा स्कूल खोल लो, आपकी मर्जी। आपको मेडिसिन बेचने, आप मेडिसिन बेच लो। पर सरकार इंश्योर करती है कि कुछ जगह जो है पब्लिक सेक्टर हो। फॉर एग्जाम्पल रेलवेज मोनोपोली है, ओनली गवर्नमेंट इज अलाउड, क्योंकि इंश्योर किया जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है देश में गरीब लोग भी अफोर्ड कर पाए। मेडिसिन जो है कुछ हॉस्पिटल्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे गरीब लोग भी उसको अफोर्ड कर पाए, राइट। तो हमारे यहाँ दोनों चीजें इंश्योर किया जाता है, बैलेंस रखा जाए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में और सोशल जस्टिस में। अब आप बोल दो इंडिया ओपी, इंडिया का बेस्ट मॉडल है, राइट। अगले सेशन में हम करने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एंड उसके अगले सेशन में हम करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। छोटे छोटे सेशंस होंगे, है ना। आप जल्दी जल्दी सेशन में आना, जल्दी जल्दी से रिवाइज करना और अगले पे चले जाना।
क्विज करते हैं, 2 क्वेश्चंस हम साथ में करेंगे, 2 क्वेश्चंस आप होमवर्क की तरह करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है ना। इसमें से कौन सा ऑप्शन ये बताता है, फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं, चॉइस ऑफ टेक्निक, कैसे प्रोड्यूस करना है, लेबर से करना है या कैपिटल से करना है, चॉइस ऑफ प्रोडक्ट नहीं, नन ऑफ दीज नहीं। क्लियर? Which of the following is true regarding the law of scarcity? कमी, है ना? It states that the wants of a consumer will never be satisfied completely. हाँ, ये तो सही लग रहा है कि कोई भी कंज्यूमर की वांट कभी पूर्ण तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो सकती, हो जाती तो बात ही क्या होती। दूसरा, it indicates that the wants of a consumer will be satisfied in a socialist system. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। It is only for underdeveloped नहीं, कोई भी इकोनॉमी में स्कार्सिटी का लॉ यूनिवर्सल है। ठीक है, आप 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। इन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी डिसीजंस आर टेकन टू मैक्सिमाइज, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या मैक्सिमाइज किया जाता है, who takes decisions in a mixed economy on what, how and for whom to produce. Hello बच्चों, today we are going to be studying about the production possibility curve, जिसको हम PPC भी बोलते हैं। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। क्लास 11 इकोनॉमिक्स में अगर आपको कुछ भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझना है तो आपको ये पीपीसी कर्व समझना होगा। इससे पहले हमने एक और सेशन किया था जहां पर हमने समझा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है देख लो बच्चों, क्योंकि उसको समझने के बाद ही आपको पीपीसी का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो। पीपी हमने सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में हमने एक ही चीज बेसिक समझी थी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, वो बड़े स्कार्स है, वो लिमिटेड है और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें आगे इकोनॉमी में बढ़ना है, हमें प्रोड्यूस करना है, कितने लोगों के लिए करना है, किस तरीके से करना है प्रोडक्शन, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, आज हम लोग पीपीसी पढ़ेंगे। अब बच्चों देखो, पीपीसी इतना भयंकर डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर सिंपल तरीके से दिखाया जाए, दिस इज योर पीपीसी कर्व, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये है आपका पीपीसी कर्व। कितना आसान है ना? इसमें क्या मुश्किल होगा, एक कर्व ही तो सीखना है, राइट? तो इसको हम डेफिनेशन से समझते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ 2 गुड्स। 2 गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेट्स से एप्पल और ऑरेंज, संतरा और सेब, है ना। 2 गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन को जब ग्राफिकल तरीके से दिखाया जाता है, ग्राफ के थ्रू दिखाया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। एप्पल को ए लिख देते हैं, ऑरेंज को ओ, तो ए और ओ हो गया। तो यहां पर हो गया कि भाई अगर ए को आप 100 kg प्रोड्यूस कर रहे हो, एप्पल को 100 kg प्रोड्यूस कर रहे हो, तो यहाँ पर आप ऑरेंज को लेट्स से 0 kg प्रोड्यूस किया। जब एप्पल को 80 kg प्रोड्यूस किया तो ऑरेंज को 30 kg प्रोड्यूस किया। जब एप्पल को 50 kg प्रोड्यूस किया तो ऑरेंज को 60 kg प्रोड्यूस किया, है ना। इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, इसको जब हम एक कर्व के फॉर्म में शो करते हैं, इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोला जाता है। अब यहाँ कुछ बच्चे के दिमाग ठनक रहे होंगे, यार ये नंबर्स क्यों? अरे आप मुझे 100 kg एप्पल, 100 kg ऑरेंज प्रोड्यूस करना है, हम पुष्पा, हमें जो करना हम करेंगे, हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। बेटा सही बोल रहे हो, झुकना क्यों पड़ेगा? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज जो है, हमारे जो संसाधन है इकोनॉमिक्स में, वो स्कार्स है, वो लिमिटेड है। हमारे पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है जेब में हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो जो आप कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो, गिवन दैट वी हैव कांस्टेंट रिसोर्सेज, हमारी रिसोर्सेज अभी गिवन है ना, अभी लिमिटेड है, और हमारी टेक्नोलॉजी भी लिमिटेड है, उतनी ही टेक्नोलॉजी, उसके बेसिस पे हम क्या अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, इसको हम लोग आप ड्रॉ करके देखते हैं। मैं इसको हटा रही हूँ, बहुत अच्छा स्पेस नहीं है यहाँ पर, बट कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपने अपना क्या बनाया, एक्स एक्सिस, हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्रॉपरली मार्क करना जब भी एग्जाम में कर रहे हो। लेट अस से दिस इज योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, है ना। अब यहाँ पर अगर आप अलग अलग पॉइंट्स बना लो, ए तो बना हुआ है, चलो बी सी डी ई, है ना। इसका क्या मतलब हुआ
कि अगर आपने लेट्स इसको A1 कर देते हैं, A1 प्रोडक्शन हुआ है तो मतलब 100 kg एप्पल्स प्रोड्यूस हो रहा है पर 0 kg ऑरेंजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर B की बात करें तो इतना जो है एप्पल्स प्रोड्यूस हो रहा है और सिर्फ इतना ही ऑरेंजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर हम C की बात करें, C को ऐसे कर लो, चलो अलग कलर से देख लेते हैं, तो इसका मतलब इतना जो है एप्पल्स प्रोड्यूस हो रहा है और इतने ऑरेंजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना। वही अगर हम D की बात करते हैं, D की बात करते हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इतना जो है एप्पल्स प्रोड्यूस हो रहा है और इतना जो है ऑरेंजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है प्रोडक्शन की, कि कितना प्रोडक्शन हो सकता है दो गुड्स का, ऑल्टरनेटिव क्या क्या कॉम्बिनेशन है उन दो गुड्स का। अगर हमारे पास जो संसाधन है वो लिमिटेड है, वो सिर्फ 10,000 रुपए है हमारे जेब में, राइट, तो कितना प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें याद रखने की बात है। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसमें जो आप ये दिखाया जा रहा है कि जितने पैसे आपके पास है आपने वो सब खर्च कर लिए हैं। अगर आपके जेब में 10,000 रुपए है तो 10,000 रुपए को सब खर्च करके आप जो है 100 kg एप्पल और 0 kg ऑरेंज कर रहे हो, या 50 kg एप्पल और 60 kg ऑरेंज कर रहे हो, है ना। दिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आपने सारे पैसे खर्च कर लिया, आपने बेस्ट अभी जो टेक्नोलॉजी है वो लगा ली, तब आप कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हो। दैट इज व्हाट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज। क्लियर, यहां तक समझ आ गया? काफी सिंपल है, राइट। चलो अब यहाँ पर कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस क्या पता होता है? अजम्पशंस मतलब कुछ चीजें आपको माननी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप और आपके दोस्त जो है गोवा का ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो ट्रिप प्लान तभी कर पा रहे हो जब आपने ये मान लिया, एज्यूम कर लिया कि मम्मी पापा हाँ कहेंगे और आपके पास पैसा है गोवा जाने का। अगर ये दोनों चीजें आपने मानी नहीं तो गोवा का ट्रिप भी प्लान नहीं कर पाओगे। तो आप जो मन मर्जिया चीजें बना रहे हो तभी बना पा रहे हो व्हेन यू आर मेकिंग सम अजम्पशंस, जब आप कुछ चीजें मान लेते हो। तो यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जब बन रहा है तो हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं। पहला, रिसोर्सेज जो है वो गिवन है, वो कांस्टेंट है, मतलब जो हमारे जेब में पैसा है इस समय जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन रहा है, जब देख रहे हैं कितना प्रोडक्शन हो सकता है दो गुड्स का, उस समय के लिए जो हमारे जेब में 10,000 है वो 10,000 ही है। ऐसा नहीं वो बढ़ रहे हैं, कम हो रहा है, फिर ये कर्व भी चेंज होता रहेगा। तो इस पॉइंट पे जो है रिसोर्सेज गिवन है जब ये कर्व बना रहे हैं। दूसरा, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि यार ऑब्वियसली अगर कल को टेक्नोलॉजी बेटर हो गई तो और प्रोडक्शन हो सकता है कम पैसों में, है ना। अगर लेट्स से एग्रीकल्चर में अच्छा टेक्नोलॉजी हो गया तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो आपका पीपीसी का कर्व भी बढ़ जाएगा, है ना। अभी हम लोगों ने क्या फिक्स किया, अगर ये कर्व है तो यहाँ जो टेक्नोलॉजी है और जो पैसा है हमारे पास वो गिवन है, वो कांस्टेंट है ना। और यहाँ पर दो गुड्स का ही ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन दिखाया जा सकता है, ओनली 2 गुड्स का ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन दिखाया जा सकता है। तो ये तीनों अजम्पशंस हम लोग लेते हैं जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते हैं। उस पॉइंट पे पैसा, टेक्नोलॉजी गिवन है, कांस्टेंट है, समझे। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को एक अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे चिंटू आपके घर का नाम है ना, बाहर का नाम अनिरुद्ध, और दोस्त आपको कुछ और ही बुलाते हैं जो मैं बोलूंगी नहीं, और टीचर नालायक बुलाते, तो अलग अलग नाम होते हैं ना आपके। वैसे ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीछे क्यों रहे, इसके भी अलग अलग नाम है। वन ऑफ द नेम इज कॉल्ड प्रोडक्शन बाउंड्री या फिर प्रोडक्शन फ्रंटायर। प्रोडक्शन बाउंड्री मतलब ये जो आपको कर्व है ये आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन दिखा रहा है ऑफ द 2 गुड्स A एंड B दैट इज पॉसिबल विद द गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। ये बाउंड्री है प्रोडक्शन का, इससे ज्यादा प्रोड्यूस हो नहीं सकता। 10,000 अगर जेब में है तो 10,000 की चीजें ही आप प्रोड्यूस कर सकते हो। 10 रुपए लेके आप आलिया भट्ट को डेट करना जाओ तो वो पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। सपने देख लो बट पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये जो कर्व है इसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्शन फ्रंटायर, है ना, प्रोडक्शन फ्रंटायर या प्रोडक्शन बाउंड्री। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन ऑफ द 2 गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अलग अलग पॉइंट्स को हम समझते हैं, है ना।
यहाँ पर आपको जो पॉइंट दिख रहा है गुड वाई गुड एक्स आपको दिया हुआ है, दोनों का प्रोडक्शन का पॉसिबिलिटी है। तो ये जो ए बी डी है ये आपको अलग अलग पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं कि यार बी है, इसका मतलब कि लेट्स से 60 kg जो है व्हीट प्रोड्यूस हो रहा है और 20 kg जो है एक्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी बताता है व्हेन यू आर यूजिंग मैक्सिमम योर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आप कर रहे हो, टेक्नोलॉजी आप कर रहे हो, तो कितना प्रोड्यूस होगा, वो पॉइंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे है। ये हम समझ चुके हैं। अब लेट अस टेक दिस सी, है ना, इसको मिटा देते हैं। अब इस सी को लेते हैं। अब सी जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर है, यहाँ पर इतना ही प्रोड्यूस हो सकता है। अब इतना अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो कम हो रहा है, कैपेसिटी से कम। 10,000 रुपए जेब में है पर बिल्कुल ही बनिया बने हुए हो, 10 रुपए खर्च करके आ रहे हो। अब मैं भी बनिया, अपनी भी बेइज्जती कर रही हूं मैं, है ना। तो यहाँ पर C इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब जितने रिसोर्सेज हैं उससे कम आप यूटिलाइजेशन कर रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब दैट इज योर पॉइंट C, वो पॉइंट जो कर्व के अंदर है। अब पॉइंट E की बात करते हैं। पॉइंट E जो है सपना है ना, वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के आगे है। मतलब हमें ज्यादा या तो पैसे चाहिए उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए या टेक्नोलॉजी बेटर चाहिए, है ना। तो अभी के लिए ये वैसी बात हुई, 10 रुपए जेब में आलिया भट्ट को डेट पे ले गए, या सपने देख रहे हो ले जाने के, नहीं पॉसिबल है ना। BMW नहीं खरीद सकते आप 10,000 रुपए में, राइट। तो दिस इज योर नॉन फीजिबल। नॉन फीजिबल मतलब हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन में नहीं है, राइट। इट इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। ना पैसा ना टेक्नोलॉजी, कैसे प्रोड्यूस करोगे, राइट। और रिमेनिंग पॉइंट्स जो बाकी है, मैंने एज आई टोल्ड यू, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे दिखाया जाता है, बाय पॉइंट्स ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। समझ गए? हाँ समझ गए हम। ऑलराइट, अब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। जब भी आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो हमेशा आपको एग्जाम्पल की तरह उसको एक्सप्लेन करना है डेफिनेशन के साथ, ग्राफ के साथ, और आपको लिखना है कि सपोज देयर आर 2 गुड्स एप्पल एंड ऑरेंज, और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज और टेक्निक है, तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इस तरीके से जो है हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपने एक्स और वाई एक्सिस बनाया, है ना, एक्स और वाई एक्सिस बनाया। तो यहाँ पर एज यू कैन सी एप्पल्स, वाई इज योर एप्पल्स एंड एक्स इज योर ऑरेंजेस, है ना। तो एप्पल्स जो है आप देख सकते हो 15, 14, 12, 9, 5, है ना। तो आप लिख लो 3, 6, 9, 12, मतलब 15, अपने हिसाब से ग्राफ बना लो। और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, है ना, अपने हिसाब से आप ग्राफ बनाओ और फिर इसको मार्क करो कि जब 15 एप्पल्स जो आप कर रहे हो तब 0 एप्पल्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो। मतलब 15 एप्पल अगर आप ग्रो कर रहे हो तो आपके पास पैसा नहीं है ऑरेंज प्रोड्यूस करने के लिए, रिसोर्सेज नहीं है ऑरेंज प्रोड्यूस करने के लिए। जब आप 14 एप्पल ग्रो कर रहे हो तो आप एक जो है ऑरेंज ग्रो कर पा रहे हो, 14 एप्पल और एक ऑरेंज ग्रो कर पा रहे हो। जब आप 12 कर रहे हो तो यहाँ पर 2 ग्रो कर पा रहे हो, 2 ऑरेंजेस। जब आप 9 कर रहे हो तो 3 कर पा रहे हो, 5 कर रहे हो तो 4 कर रहे हो। इस तरीके से आपका ये कर्व बनता है, ठीक है। दिस इज योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। तो इसका मतलब मैक्सिमम अगर हम सारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो 15 एप्पल ग्रो कर सकते हैं और या फिर 5 ऑरेंजेस ग्रो कर सकते हैं, मैक्सिमम अगर हम यूटिलाइजेशन करें। नहीं तो ये कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, नहीं तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स है A B C D E F, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बता रहा है हमें 2 एप्पल और ऑरेंज को प्रोड्यूस करने के, है ना। समझ आ गया अभी तक? तो वीडियो को थम्स अप क्यों नहीं दिया है? थम्स अप कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे और मजेदार तरीके से हम आगे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है पढ़ाने में इकोनॉमिक्स। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपको भी मजा आ रहा है। अब हम फाइनल पार्ट पे पढ़ते हैं आज के सेशन के, दैट इज शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। शिफ्ट का क्या मतलब होता है? मैं यहाँ खड़ी हूँ, अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, आई हैव शिफ्टेड, मेरा पूरा का पूरा बॉडी यहाँ से यहाँ आ गया, मैंने शिफ्ट कर लिया, इसको बोलते हैं शिफ्ट। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन होता है फॉर एग्जाम्पल अर्थ जो है सन के चारों तरफ रोटेट कर रहा है ना। तो सन तो फिक्स है लेकिन आप अर्थ जो है चारों तरफ रोटेट करें, जो एक पॉइंट फिक्स हो दूसरा पॉइंट उसके चारों तरफ जब घूम रहा होता है तो उसको हम रोटेशन बोलते हैं। और समझेंगे इसको, वी विल अंडरस्टैंड मोर, है ना।
तो पहला जो है हम लोग जो समझने वाले हैं पीपीसी कर्व में, दैट इज द राइटवर्ड शिफ्ट। अब इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, एक्स गुड्स मतलब एक्स गुड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो वाई गुड जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, सॉरी प्लीज इसको सही लिखना है ना, गलती मत करना ये, ठीक है। तो आपका एक्स गुड हो गया, वाई गुड हो गया। अब आपका ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ए एंड बी। नाउ लेट अस से कि हमारा जो पैसा है, हमारे जो रिसोर्सेज है या हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बेटर हो गई है ना, हमारी टेक्नोलॉजी बेटर हो गई एग्रीकल्चर में, जिसके वजह से टेक्नोलॉजी हैज इंप्रूव, जिसके वजह से अब हम सारे जो एग्रीकल्चरल गुड्स है उसको और ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं उतने ही पैसों में। तो क्या होगा, ये जो शिफ्ट होगा यहां पर, एक सेकेंड, ये ए शिफ्ट हो जाएगा A1 पे और ये बी शिफ्ट हो जाएगा B1 पे। तो ए बी विल बिकम A1 B1 है ना। क्या हुआ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। वी आर सीइंग अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड है ना, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा, प्रोडक्शन बढ़ गया। इसको इकोनॉमिक्स में एक और चीज बोला जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, टेक्नोलॉजी बेटर हो गई, ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो गया, राइट। सो दिस हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट। इकोनॉमिक्स में कुछ भी अगर राइटवर्ड शिफ्ट है तो राइट ही हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ ही हो रहा है, ठीक है। दिस इज शिफ्टिंग ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टुवर्ड्स द राइट व्हेन देयर इज अ चेंज इन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स। दोनों गुड्स के रिस्पेक्ट में टेक्नोलॉजी अच्छी हुई है या आपके पास पैसा ज्यादा आ गया है तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है ना, ए से A1 बी से B1। दिस इज द राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। अब वैसे ही इसको हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट समझते हैं, बहुत ही आसान है। वापस से अपना एक्स गुड्स और वाई गुड्स ड्रॉ करो, है ना। ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ए एंड बी। अब लेटर से बाढ़ आ जाती है या फिर कोई डिजास्टर आ जाता है, इकोनॉमी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जिसके वजह से हमारे जो संसाधन है वो कम हो जाते हैं। कोविड के टाइम हुए थे फॉर एग्जांपल, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ए से A1 और बी से, प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा, प्रोडक्शन जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रोडक्शन हैज मूव्ड, तो ए हो गया है A2 B2। ये जो A B आपका प्रोडक्शन कर्व था ये A2 B2 हो गया है। दिस इज द शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी, जिसको इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमिक रिसेशन भी बोल सकते हो। रिसेशन मतलब प्रोडक्शन कम हो गया। पहले अगर बाउंड्री ये थी प्रोडक्शन की, अब किसी रीजन से, वो कुछ भी रीजन हो सकता है, बाढ़ आ गई, आंधी आ गई, कोविड आ गया, इकोनॉमी खराब हो गई, सरकार गंदी आ गई, या प्रोडक्शन जो है कम हो गया, कर्व जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। तो जब दोनों गुड्स राइटवर्ड शिफ्ट होते हैं बिकॉज ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी और बेटर रिसोर्सेज, या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन दी पीपीसी। समझे, आसान है ना। अब हम रोटेशन समझते हैं। अब रोटेशन अब काफी बच्चों को लग गया होगा, अब हमें पता है रोटेशन क्या है। एक पॉइंट जब फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट जब हिलता है उसको हम रोटेशन बोलते हैं, है ना। तो चलो बनाए साथ में हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आई होप आप लोग भी अपने नोटबुक में बना रहे हो, मेरा चेहरा नहीं देख रहे हो। तो आपका ये एक्स गुड्स मतलब एक्स एक्सिस भी है और वाई गुड्स लिखते हैं, और ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ठीक है। अब लेट अस से कि आपका एक्स का जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो गया है ना। एक्स की जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ गई है, बहुत अच्छी हो गई एक्स की टेक्नोलॉजी, ज्यादा प्रोडक्शन एक्स गुड्स का होने लगा है। तो एक्स जो है ए बी, ये जो है B1 पर पहुंच गया है, पर ए वहीं पर है, ए वहीं पर है। राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है बट इट हैज नॉट शिफ्टेड एंटायरली। रोटेशन बोलते हैं इसको, रोटेशन टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, राइट। तो बी, इसका मतलब बी का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है, प्रोडक्शन ऑफ बी गुड, बी कमोडिटी हैज इंक्रीज्ड, है ना। इसका रोटेशन जो है बढ़ गया है।
ठीक है। अब हो सकता है इट इज बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि एक्स की जो है टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है। क्लियर, समझ आ गया? तो पढ़ लेते हैं। When there is advancement in technology or growth of resources for production of the commodity on x-axis, then the PPC will rotate from AB to AC, जो भी AB to AB1, कैसे भी आप लिख सकते हो, A1 to A to B1, ठीक है। However, if there is a degradation in technology or reduction in resources, PPC will rotate from AB to AD. इसका मतलब ये कि वही अगर B गुड को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी खराब हो गई है या उस साल के लिए लेटर से कि कुछ कीड़ा लग गया है ऑरेंजेस में, कि ऑरेंजेस प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे हैं, पर एप्पल्स तो उतने ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका शिफ्ट, यहाँ पर कम हो जाएगा प्रोडक्शन, B2 कहते हैं, है ना, तो A to B2 लेफ्टवर्ड। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी A उतना ही है पर B2 का कम हो गया है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। चलो अब वही हम लोग y एक्सिस पे समझते हैं, सेम चीज है बस y एक्सिस पे है, ठीक है। तो आपका A और B हो गया, x y गुड्स और x गुड्स, है ना। तो यहां पर वही चीज हुई कि अगर y की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो यहां पर प्रोडक्शन A1 तक हो जाएगा और B वही रहेगा। तो ये जो राइटवर्ड शिफ्ट है इसको रोटेशन बोलेंगे टुवर्ड्स दी y एक्सिस। y एक्सिस में राइटवर्ड रोटेशन हुआ है, और वहीं पर अगर टेक्नोलॉजी खराब हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आपका A2 नीचे आ जाएगा B, ये विच इज योर लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, है ना, लेफ्टवर्ड रोटेशन, शिफ्ट नहीं वर्ड यूज करोगे, लेफ्टवर्ड रोटेशन टुवर्ड्स ऑफ द y एक्सिस, कमोडिटी ऑन द y एक्सिस, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे दिस कैन हैपन क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी खराब हो गई या कुछ भी रीजन हो सकता है, तो इसको रोटेशन बोला जाता है। अब ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसको एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन लाइव या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इसको ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, बदलाव क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि अगर हमें एप्पल्स जो है लेने, अगर हमें एप्पल्स और ऑरेंजेस है, अगर हमें ऑरेंजेस प्रोड्यूस करने हैं तो हमें कम एप्पल्स प्रोड्यूस करने होंगे। अगर हमें 20 ऑरेंजेस प्रोड्यूस करने हैं तो सिर्फ 10 एप्पल प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हमें 20 एप्पल्स प्रोड्यूस करने हैं तो सिर्फ 10 ऑरेंजेस कर सकते हैं, है ना। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक तरीके से हमें दिखाता है कि कुछ एक चीज लेने के लिए हमें दूसरी चीज कितनी सैक्रिफाइस करनी होगी। तो एक तरीके से हमें ये बताता है कि गुड एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितना गुड वाई हमें देना होगा, या कितना गुड वाई ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू गुड एक्स, क्या बदलाव हो रहा है। It indicates that if more of good X is to be produced, then factors of production, जो आपके resources है जिसको factors of production भी बोला जाता है ना, वो कितने withdraw किए जा रहे हैं from good Y giving to good X। आज अगर मिल्क गेहूं प्रोड्यूस हो रहा है बहुत ज्यादा, तो कहीं और से रिसोर्सेज लिए जा रहे हैं, चावल से रिसोर्सेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए जा रहे हैं, तभी गेहूं ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि पैसे तो जेब में लिमिटेड है ना। तो एक तरीके से गेहूं ट्रांसफॉर्म हो रहा है, राइस जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा है गेहूं में, राइट। तो इसको हम बोलते हैं, इसीलिए इसी कर्व को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। अगले सेशन में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, इस ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को, कि किस तरीके से हमें त्यागना पड़ता है एक इच्छा जिससे हम दूसरी इच्छा को पूरी कर पाए, यू नो, थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब सेशन खत्म करने से पहले कुछ होमवर्क क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन साथ में करेंगे, बाकी क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कॉन्वेक्स नहीं है, कॉन्केव है ना, इसको कॉन्केव बोला जाता है, कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कॉन्केव में है, ठीक है। अगला, व्हेन एन इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग ऑन द पीपीसी, व्हाट डज इट इंडिकेट? जब इकोनॉमी जो है पीपीसी पे होता है, ए बी सी डी, तो क्या कह रहे हैं हम? पोटेंशियल आउटपुट इज ग्रेटर देन एक्चुअल आउटपुट, पोटेंशियल आउटपुट इज लेस देन एक्चुअल आउटपुट। पोटेंशियल मतलब जितना हो सकता है प्रोडक्शन, है ना। पोटेंशियल आउटपुट, अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना बच्चों, सही देना प्लीज, ठीक है। इंक्रीज ऑफ रिसोर्सेज इंप्लाइज, अगर रिसोर्सेज इंक्रीज कर रहे हैं, पैसा जेब में बढ़ जाए, तो पीपीसी शिफ्ट करेगा, रोटेट करेगा। व्हाट डज दैट मीन? ठीक है।
आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई करके आज के सेशन में पढ़ेंगे। इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे जैसे बहुत सारे लोगों ने कर रखा है यूट्यूब में, मैंने देखा इधर उधर के वीडियोस बहुत कॉम्प्लिकेट कर रखा है। तो आज हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से इसका बस कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं, जिससे एग्जाम का भी आपका जो झंझट है कि एग्जाम में क्या लिखना है कैसे लिखना है वो भी आपका खत्म हो जाए। एंड फाइनली मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दूंगी जिससे कि ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है बंडल में डाल के आप फेंक सकते हो कि भाई समझ आ गया। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इसको समझने वाले हैं इन वन शॉट। इस वीडियो को एंड तक देखना है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले ऑलरेडी 2 वीडियोस इस चैप्टर की आ गई है। पहला सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी और दूसरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पिछले सेशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हमारे एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज बड़े स्कार्स है, हमारे जेब में जो पैसे है वो लिमिटेड है। अनलिमिटेड अंबानी नहीं, अंबानी पे भी लिमिटेड पैसे हैं डिपेंडिंग अपॉन हिज नीड, बट सबके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। उन लिमिटेड रिसोर्सेज के वजह से हमें कुछ लाइफ में चॉइसेस करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल हमें लगेगा कि सारे रिसोर्सेज सिर्फ मोबाइल फोन बनाने में लगा दो, बट बेटा हमें रिसोर्सेज और भी बनाने पड़ेंगे, रिसोर्सेज की और भी यूजेस है ना। हमें मोबाइल फोन भी चाहिए, एरोप्लेन भी चाहिए, कार भी चाहिए, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों को चॉइस करनी पड़ती है, राइट। अब यहां पर आ जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको बहुत सिंपल तरीके से पहले हम बेसिक एग्जांपल से समझेंगे। लेट अस से आपके पास 1 घंटा है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस थे, या तो आप सुरभि मैम की यूट्यूब वीडियो देख लो जिसमें आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब समझ रहे हो, या फिर आपने मेट्रो में एक सुंदर लड़की को देखा था, आप उससे बातें कर सकते थे। अब मैम ऐसे एग्जांपल क्यों दे रही हूँ, क्या करूँ, 11th स्टैंडर्ड में आ गए हो, वीडियो देख नहीं रहे हो मेरी, तो ऐसे एग्जाम्पल्स दे रहे, पढ़ रहे हैं आपको आकर्षित करने के लिए, है ना। तो अब आपकी मर्जी थी कि आप इस 1 घंटे को कैसे यूटिलाइज करो जो आपके पास लिमिटेड है, 1 घंटा अभी ही है पढ़ने का, राइट। अब आपने कहा नहीं, हम तो सुरभि मैम का यूट्यूब वीडियो ही देखेंगे क्योंकि हम ट्रू अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हो, हमें सुरभि मैम पसंद है। तो आपने जब ये यूट्यूब वीडियो का चॉइस किया तो व्हाट वाज द कॉस्ट? कॉस्ट का क्या मतलब होता है कि आपने उसका क्या कॉस्ट दिया, आपने उसका क्या, जैसे आपने पेन खरीदा तो 10 रुपए का पेन है तो 10 रुपए इसकी कॉस्ट है, तो 10 रुपए सैक्रिफाइस किए तब आपको ये पेन मिला। तो कॉस्ट मतलब व्हाट इज द सैक्रिफाइस यू मेड जब आपने ये चॉइस करी। क्या सैक्रिफाइस है? सुंदर लड़की से बात करना आपका सैक्रिफाइस था। ये करते आप अगर आप मेरी क्लास नहीं होती तो, ये ऑल्टरनेटिव चूज करते आप, है ना, 1 घंटा टाइम स्पेंड करने के लिए। सो दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपने खोया टू स्टडी 1 आवर फ्रॉम मी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इट इज डिफाइंड एज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जो आप लॉस कर रहे हो, जो आपका लॉस ऑफ गेन हो रहा है ना, इन ऑर्डर टू चूज दिस, इन ऑर्डर टू मेक दिस चॉइस, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको ऑल्टरनेटिव कॉस्ट भी बोला जाता है। अब चलो इसको थोड़ा इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। ये तो एग्जांपल आप नहीं लिख सकते एग्जाम में, है ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ द फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट और सेकंड बेस्ट यूज ओनली। फॉर एग्जांपल लेट अस से यू आर अ फार्मर, है ना। अब आपको लड़के बाद से फार्मर बना दिया गया, इकोनॉमिक्स में ऐसा बहुत किया जाएगा, और आपके पास 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है। अब आपके पास लैंड लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, टेक्नोलॉजी गिवन है, ठीक है। अब यहां पर इस लैंड पे आप ग्रो कर सकते हो या तो गेहूं या चावल या फिर भुट्टा या फिर शुगर केन। अगर आपने गेहूं ग्रो किया तो आप 10,000 रुपए कमाओगे, अगर आपने राइस ग्रो किया तो 8,000 रुपए कमाओगे, मेज ग्रो किया तो 7,000 रुपए कमाओगे, और शुगर केन ग्रो किया तो 12,000 रुपए कमाओगे इफ यू आर यूटिलाइजिंग ऑल योर रिसोर्सेस। सारे अपने पैसे खर्च करके इतना प्रोडक्शन हो रहा है अलग अलग व्हीट, राइस, मेज और शुगर केन का। तो आप मुझे बताओ, आप लोगों के पास दिमाग है कि एज अ फार्मर आप क्या ग्रो करोगे जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ? ऑब्वियसली शुगर केन ग्रो करके 12,000 रुपए कमा पा रहे हो तो आप कहोगे आई विल ग्रो शुगर केन ऑन माई लैंड, बहुत बढ़िया। बट व्हाट वाज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? क्या कॉस्ट थी ये अपॉर्चुनिटी चूज करने की? आपने अपॉर्चुनिटी ली, बट व्हाट वाज द कॉस्ट ऑन यू? क्या खर्चा आया? ये खर्चा नहीं बोलूंगी, या फिर आपके ऊपर क्या कॉस्ट आई, हिंदी में शब्द नहीं आ रहा मुझे इसके लिए, है ना। तो इट विल बी द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज व्हीट 10,000। अगर आपने ये नहीं किया होता तो आपने क्या किया होता? गेहूं किया होता जो 10,000 रुपए आपको कमा के देता। तो उस 10,000 रुपए की बजाय आपने 12,000 रुपए जो है का शुगर केन डिसाइड किया ग्रो करने का।
सो दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ गए? तो बड़ा सिंपल है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैसे दिखाओगे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, है ना। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में आप ए और बी दिखाओगे। यहाँ पर दिखाओगे लेट्स से 12,000 शुगर केन, है ना, और व्हीट। तो अगर 0 व्हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो 12,000 रुपए का शुगर केन प्रोड्यूस हो पाएगा, और 0 शुगर केन प्रोड्यूस हो रहा है तो 10,000 का व्हीट। ए और बी को आपने जोड़ा, दैट इज योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अगर आप दिखाना चाहते हो यहां पर। ठीक है, क्लियर? In the given diagram, the production of good Y is being sacrificed for more production of good X. The resources which are released, अच्छा ये हम लोग अब अगले में ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक और चीज देखते हैं, Y is the PPC slope downward। आपने नोटिस किया है कि सारे PPC slopes downward है, कभी कोई स्लोप जो है ऐसे नहीं होता ऊपर को बढ़ता हुआ, सारे जो है आगे बढ़ते हुए नीचे ही जाते हैं, डाउनवर्ड ही होते हैं। ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि हमारे रिसोर्सेज स्कार्स है ना। लेट्स से ये दो, यहाँ पर चॉकलेट लिखते हैं और यहाँ रसगुल्ला लिखते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा होता है रसगुल्ला खाऊं या चॉकलेट आइसक्रीम खाऊं, है ना। वो मिलता है ना डेजर्ट में। अब दोनों तो खा नहीं सकती क्योंकि मोटापा चढ़ाना नहीं चाहती मैं, तो मुझे चूज करना पड़ता है। अगर मैं लेट्स से 100 रसगुल्ले खाऊं, है ना, तो 0 चॉकलेट खाना पड़ेगा, 100 रसगुल्ले खा लिए, बस हो गया, है ना। और पैसे नहीं है मेरे पास कुछ खरीदने के लिए, राइट। लेकिन वहीं पर अगर मुझे 1 यूनिट चॉकलेट खाना है तो मुझे 90 रसगुल्ले खाने पड़ेंगे, मुझे 10 रसगुल्ले सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, तभी मैं 1 चॉकलेट खा पाऊंगा। अगर मैं 2 चॉकलेट खाना चाहता हूँ या 5 चॉकलेट खाना चाहता हूँ तो मुझे 50 रसगुल्ले सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास पैसे तो उतने ही है जेब में। पैसे जो है 50,000 है, 50,000 रुपए में मैं या तो 100 रसगुल्ला खा लूं या फिर मैं जो है 10 चॉकलेट खा लूं। 2 ऑप्शंस है, या फिर अगर मुझे थोड़ी चॉकलेट खानी है तो मुझे थोड़े रसगुल्ले सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। तो क्योंकि मैं सैक्रिफाइस कर रही हूं, बिकॉज टू गेन अ यूनिट ऑफ चॉकलेट आई हैव टू लूज अ यूनिट ऑफ रसगुल्ला, मोर चॉकलेट लूजिंग यूनिट ऑफ रसगुल्ला। दैट इज वाई ये जो पीपीसी कर्व है ये डाउनवर्ड होता है, इसका स्लोप डाउनवर्ड ही होता है। समझ गए? अपवर्ड मतलब कि बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं, कि आप ज्यादा से ज्यादा दोनों चीजें ले रहे हो, जो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से डाउनवर्ड रहता है। द यूनिट ऑफ गुड y इज बीइंग सैक्रिफाइस्ड फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड x, व्हिच मींस दैट द यूनिट ऑफ गुड x इंक्रीजेस एंड यूनिट ऑफ गुड y डिक्रीजेस। और ये हम अपने एवरीडे लाइफ में देखते हैं, है ना, हर दिन की जिंदगी में देखते हैं। हमारे जेब में 10 रुपए है, आप सोचते हो यार या तो मैं 2 टॉफी ले लूं और बाकी जो पैसे है उसके साथ मूवी देख लूं, या फिर मैं मूवी ना देखूं और जो है 10 चॉकलेट ले लूं, ऐसे आप सोचते हो। तो हमेशा जो सैक्रिफाइस कर रहे होते हो अगर कोई चीज, तो दूसरी चीज आप और ज्यादा लेते हो। दैट इज वाई दिस स्लोप इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमेशा याद रखना, लेफ्ट टू राइट लिखना है आपको, ठीक है। अब यहां पर आता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था कि भाई अगर हमने ये ऑप्शन ले लिया, अपने सारे रिसोर्सेज यूज करके ये ऑप्शन ले लिया, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो था वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, वो आपके ऊपर खर्चा पड़ा, एक तरीके से कॉस्ट पड़ा टू चूज दैट अपॉर्चुनिटी। ये तो इजीली समझ आ गया। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है यूनिट वाइज, unit, it is the number of units of a commodity sacrificed to gain one more unit of another commodity। अगर मैं यहाँ पर 1 चॉकलेट नहीं खा रही तो मैं कितना रसगुल्ला खा सकती हूँ, वो जो 1 यूनिट में अगर आप मेजर करते हो तो उसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT। लेट अस टेक एन एग्जांपल, ठीक है। तो अगर लेट्स से प्रोडक्शन ऑफ x, प्रोडक्शन ऑफ y, है ना, तो अगर आपने 0x प्रोड्यूस किया तो 10,000 y प्रोड्यूस कर पा रहे हो, इसमें तो कुछ नहीं है ना। फिर अगर आपने 1 प्रोडक्शन ऑफ x किया 1, तो उसमें आप 9,000 ही प्रोड्यूस कर पा रहे हो y। तो यहां पर क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, 1 x को प्रोड्यूस करने के लिए आपको 1000 y का सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो 1000 यूनिट इज योर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पर यूनिट कितना कॉस्ट आपको पड़ रहा है ना। वैसे ही एक और यूनिट आपको
प्रोड्यूस करने के लिए कितना जो है कॉस्ट पड़ रहा है, इट इज ऑलमोस्ट 7,000, 8,000, 1,500। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है सिंपल तरीके से इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। मैं आपको बताऊंगी, इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ y फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ x व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम y टू x। क्या है ये पीपीसी कर्व? यही तो है कि भाई y के जो रिसोर्सेज थे वो x को प्रोड्यूस करने में आप लगा रहे हो, तो जो y के रिसोर्सेज है जिसे आप x को प्रोड्यूस करने में लगा रहे हो, तो पर यूनिट आप कितना लॉस कर रहे हो। ठीक है, समझ नहीं आया? चलो और ढंग से समझते हैं। ठीक है, ये आपका इसका ये है फॉर्मूला डेल्टा वाई। डेल्टा का क्या मतलब होता है? डेल्टा मतलब चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, लेट्स से एक टेबल बना लेते हैं यहां पर, है ना। लेट्स से कि दो चीजें आपको बड़ा पसंद है, या तो आप मार्केट में भेलपूरी खा सकते हो या मोमोज खा सकते हो। ठीक है, या तो आप ये खा सकते हो, आपने आप बना लिया, या तो आप भाई 10 प्लेट भेलपूरी खा लो और 0 प्लेट मोमोज खा लो, है ना। वहीं पर अगर आप 8 प्लेट भेलपूरी खाते हो तो 1 प्लेट मोमोज खा पाते हो। वहीं पर अगर आप 6 प्लेट जो है भेलपूरी खाते हो तो 2 प्लेट मोमोज खाते हो, है ना। यहीं पर अगर 3 प्लेट भेलपूरी खाते हो तो 3 प्लेट मोमोज खा सकते हो। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो? यहाँ पर आप देख रहे हो कि मोमोज खाने के लिए आपको भेलपूरी का सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पैसा जेब में लिमिटेड है, बाप अंबानी नहीं है। अब अंबानी को भी प्रॉब्लम होती होगी, भाई भेलपूरी मोमो नहीं, वो सोचता होगा ये शहर खरीदो वो शहर खरीदो, उसको भी बेचारे को स्कार्सिटी होती होगी, है ना। लेट्स नॉट, इकोनॉमिक्स उसके लिए भी लागू है, राइट। अब यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, सबके लिए आप कैलकुलेट करोगे तो MRT इज डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, है ना। तो आपने कहा ये y है, ये x है, भेलपूरी y है, x है, राइट। y क्यों है? क्योंकि आपको पता है किस तरीके से प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, व्हेन x इज 0 y इज 10, तो यू नो दिस इज y, भेलपूरी इज y। तो डेल्टा y मतलब 10 और 8 कितना हुआ 2, और 1 और 0 और 1 में 1, तो 2y इज टू 1x। ये है आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पर यूनिट कुछ लेने में आप कितना लूज कर रहे हो। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ठीक है, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ता क्यों है, ठीक है, हम समझाएंगे। ठीक है, जैसे आप लोग सोच रहे होगे कि मैम यहाँ पर एक ही यूनिट बढ़ा पर यहाँ 10 यूनिट्स हमें क्यों सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं, यहाँ भी एक यूनिट बढ़ा 30 यूनिट्स क्यों सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं। दिमाग में आ रहा होगा कुछ बच्चों के, कंफ्यूज हो रहे होंगे, है ना। समझेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, अब यहाँ पर लेटर से हमको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या MOC कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? साथ साथ करो, हो जाएगा। तो भाई यहाँ तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि रेट के लिए आपको डिवाइड करना होगा, तो एक वैल्यू, 2 वैल्यूज होनी चाहिए, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो इट शुड बी जब y डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो यहाँ पर डेल्टा y क्या है, क्या चेंज है 100 और 90 में, 10 डिवाइडेड बाय 1, सो 10:1, है ना। फिर यहाँ पर क्या है 30, 70, 80, 90 सॉरी 20 डिवाइडेड बाय अगेन 1, 2 - 1 इज 1, तो आपका 20:1 हुआ, या 20 भी लिख सकते हो। यहाँ पर 40, 50, 60, 70, 30:1, तो यहाँ पर 30 हुआ। तो मतलब यहाँ MRT का क्या मतलब हुआ कि कुछ भी फॉर y to x, कोई भी x खरीदने के लिए आपको पहले 10 यूनिट सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं, फिर एक और यूनिट x खरीदने के लिए आपको 20y सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं, और एक और यूनिट x खरीदने के लिए 30 सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, और फिर 40 सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। 40 यूनिट्स ऑफ y सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं, तब आप x प्रोड्यूस कर पा रहे हो। सो द MRT टेल्स यू कितना यूनिट ऑफ y you are sacrificing in order to produce certain units of x, that is MRT। डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, इसको कभी कभी कुछ बुक्स में आप ऐसे लिख देखोगे डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, और माइनस भी होगा। माइनस का मतलब बस इतना ही है कि y जो है कम हो रहा है, और कोई इसमें का मैथ्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कम हो रहा है y, दैट इज ऑल इट इज बीइंग शोन हियर। ठीक है,
धीरे धीरे और अच्छी तरह समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अच्छा अब आप एक क्वेश्चन आता है कि मैम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ क्यों रही है ना? मतलब एक एक यूनिट y लेने के x को लेने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा y सैक्रिफाइस क्यों करना पड़ रहा है? बेटा यार इसका ना बेसिक सा फंडा ये है इकोनॉमिक्स में कि जब आप रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल तरीके से मैं 2-3 एग्जांपल्स दूंगी। एक एग्जांपल है मेड का। लेट अस से आपके यहाँ एक मेड आती थी और वो 4 घंटे आपके यहाँ जो है घर में झाड़ू पोछा लगाती थी। ठीक है, झाड़ू पोछा का स्वीपिंग का काम करती थी। अब आपने कहा यार ये 4 घंटा जो है घर का झाड़ू पोछा लगाती है, तो आप उसे बोलते हो कि यार ऐसा कर तू 2 घंटा जो है इंस्टेड ऑफ 4 घंटा 2 घंटा तुम आप बर्तन साफ करना शुरू कर दो। अब क्योंकि आपने उसे बर्तन साफ करने में 2 घंटे लगा दिए तो अब आपका आधा ही घर साफ हो रहा है, तो आपका आधा घर की सफाई आपकी कॉस्ट हो गई। वैसे आपने कहा कि नहीं अब मुझे एक और यूनिट यहाँ देना पड़ेगा, तो आपका और कम जो है घर की, तो जो रिसोर्सेज होते हैं वो इनएफिशिएंटली यूटिलाइज होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने रिसोर्सेज को अपनी फैक्ट्री को एक चीज से दूसरे चीज में प्रोडक्शन में लगा दिया तो उतना ही प्रोडक्शन होगा। अगर आप लैंड में गेहूं ग्रो कर देते थे और अब आप राइस में कर रहे हो तो ये जो आप चेंज कर रहे हो पर यूनिट है ना, उसमें आपका सैक्रिफाइस काफी ज्यादा होगा। आपको नई मशीनें भी खरीदनी होगी नई प्रोडक्शन के लिए, आपको नई टेक्नोलॉजी, नया रॉ मटेरियल, नया मार्केट ढूंढना पड़ेगा। तो जब भी आप शिफ्ट करते हो तो आपका जो प्रोडक्शन, जो आपका कॉस्ट है पर यूनिट, वो हमेशा बढ़ता ही है। ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंट रिसोर्सेज इन दी सोसाइटी, right? So marginal opportunity cost tends to rise because resources are continuously shifted from opportunity one to one opportunity two. Their existing specialized use is disturbed. आप रिसोर्सेज तो शिफ्ट कर रहे हो लेकिन उसमें आपको लॉस हो रहा है। जैसे आज लेट्स से अगर मैं एसएसटी पढ़ाना बंद कर दूं और मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दूं, तो भाई मैथ्स पढ़ा रही हूँ तो भयंकर लॉस कर रही हूँ, क्योंकि एसएसटी में सुरभि गुप्ता का नाम है। तो पर यूनिट जो मैं मैथ्स एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ एसएसटी में मेरा काफी ज्यादा लॉस हो रहा है एज अ टीचर। समझ रहे हो? बिकॉज रिसोर्सेज ऐसा नहीं है कि भाई मतलब हमेशा एफिशिएंट रहेंगे रिसोर्सेज। तो यूजुअली आपका जो कर्व होता है वो कॉन्केव होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो राइज करता है। तो एग्जाम में आता भी है कि व्हाई इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉन्केव टू द ओरिजिन। कॉन्केव मतलब वो इस तरीके से कॉन्वेक्स क्यों नहीं है, इस तरीके से स्ट्रेट, और भी ये भी होते हैं पर यूजुअली कॉन्केव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यूजुअली मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है इंक्रीज करता है। When we are buying one more unit of X, we have to sacrifice more of Y. That is why MC keeps on increasing. ठीक है, अब इसको और समझेंगे बट पहले थोड़ा सा एक्टिविटी कर लेते हैं जिससे कि लग जाए कि आपको समझ आ गया। अगेन गाइज आपको क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल, है ना? तो 0x 20 यूनिट्स आपने खरीदे तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, पर एक गुड अगर आपने खरीदा और आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2y/1x दिया है, मतलब 2 यूनिट y सैक्रिफाइस करके 1 यूनिट x बन रहा है। तो 1 यूनिट x बन के कितना यूनिट y सैक्रिफाइस कर रहे हैं? 2। तो यहाँ होना चाहिए 18। समझ आ गया ना? डेल्टा इज 2 फॉर 1 यूनिट ऑफ x। समझ आ गया बच्चों? ठीक है, वैसे ही यहाँ पर गुड x, अब डेल्टा y इज डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो डेल्टा y क्या है? 18 - 14 कितना हुआ? डेल्टा चेंज 4 और 2 - 1 हुआ 1, तो यहाँ होगा 4y/1x। 4 यूनिट्स ऑफ y सैक्रिफाइस कर रहे हैं अब हम, तब हमें 1 यूनिट ऑफ x मिल रहा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर आपको वही करना है। डेल्टा क्या हुआ 8 और 14 में? 9, 10, 11, 12, 13, 14, ऐसी मैथ्स है मेरी। 6y डिवाइडेड बाय 1, तो 6y/1x। 6 यूनिट्स ऑफ y सैक्रिफाइस करके हमको 1x मिल रहा है ना? अब हम देखते हैं अगला पॉइंट E.4। अब 8y/1x लिखा है, मतलब 8 यूनिट्स ऑफ y सैक्रिफाइस कर रहे हैं तब 1 यूनिट ऑफ x बन रहा है। तो 8 अगर सैक्रिफाइस कर रहे हो और 8 ही हमारे पास बचे हैं तो इसका मतलब 0 जब हम y का प्रोड्यूस कर रहे हैं तब हम 4x प्रोड्यूस कर पाते हैं। दैट इज योर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर? अब इसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए भी बोला जाता है, एज आई टोल्ड यू, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो रेट एट विच x जो है y जो है वो x में ट्रांसफॉर्म हो रहा है।
एक तरीके से यही तो रहा है, रिसोर्सेज आप y से उठा के x में डाल रहे हो तो ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा है। तो उस रेट को जो आप स्टडी करते हो उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। एंड दिस इज व्हाट इट मींस टू मेजर द स्लोप ऑफ पीपीसी। क्योंकि आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है, ये जो रेट ऑफ इंक्रीज है यही स्लोप ऑफ प्रोबेबिलिटी कर्व होता है। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, अभी आपने लेटर से ये पूरी टेबल बनाई, वेरी गुड टेबल बनाई, तो इसको यहां से एक बार मिटा देते हैं, इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते हैं। ठीक है, y x गुड्स y गुड्स। अब आपने यहां क्या देखा, 0 में 20, वाइट कर देते हैं इसको 20। ठीक है, 0 पे 20 हो रहा है, फिर 1 यूनिट x के लिए 18, तो 1 यूनिट x के लिए 18, 1 यूनिट 18 हो रहा है, 2 यूनिट के लिए 14, 2 यूनिट x के लिए 14 हो रहा है। ठीक है, 3 यूनिट x के लिए हो रहा है 8, 3 यूनिट x प्रोड्यूस करने के लिए 8। ठीक है, फिर 4 यूनिट्स अगर आपने प्रोड्यूस कर लिए तो 0। तो अगर ये वाले प्रोडक्शन आपके हो रहे हैं, अगर आप इसका कर्व बनाओगे ये बन जाएगा आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये जो आपको पूरा रेट है ये आपको क्या दिखा रहा है, स्लोप दिखा रहा है पीपीसी का। द मार्जिनल ट्रांसफॉर्मेशन रेट shows you the slope of the PPC. क्लियर? अब क्या क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चंस आते हैं इस पार्ट से। पहला कि पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड क्यों है ना, ये हमने बता दिया, क्योंकि एक यूनिट को जब हम एक्स वाई को सैक्रिफाइस करते हैं तभी हम एक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस तरीके से बढ़ता है, दैट इज वाई स्लोप जो है हमारा डाउनवर्ड होता है, क्योंकि हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और आपका कॉन्केव क्यों है, इसलिए क्योंकि एमओसी चेंज हो रहा है, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। एमओसी जो है बढ़ता रहता है, हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों बढ़ता है, मैंने आपको बताया, हमेशा बढ़ेगा, यूजुअली इकोनॉमी बढ़ता है। अगर आप अभी तक फैक्ट्री खड़े कर रखे थे और आप वहां पर पेंसिल जो है प्रोड्यूस करते थे और अब वहां पर आप लेटर से प्रोड्यूस करना चाहते हो गन्स, तो पेंसिल प्रोड्यूस करने की हर चीज आपके पास, फैक्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी है, एक्सपर्टीज है, मशीनें हैं, अब उसको ट्रांसफॉर्म करने में आपका सैक्रिफाइस ज्यादा होगा टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ गन, 2 यूनिट्स ऑफ गन वगैरह। समझ गए? इसलिए एमओसी क्योंकि बढ़ता रहता है, इसीलिए इस तरीके से कॉनकेव आपका पीपीसी बनता है। कॉनकेव मतलब ओरिजिन से केव की तरह, केव बनाता है। ठीक है, चलो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, फिर मैं होमवर्क क्वेश्चंस दूंगी आप लोगों को। ठीक है, एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस 2 गुड्स, व्हीट एंड क्लॉथ। ठीक है, इसमें आपको बताना है व्हाट इज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर क्लॉथ इन प्लेस ऑफ व्हीट एट वेरियस कॉम्बिनेशंस। तो आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन शॉर्ट निकालनी है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, अभी हमने निकाला था, विच इज डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। अब यहाँ पर y क्या है, x क्या है, जब 0 है जो है वो x है और जो 100 है वो y है ना। चलो निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले में तो नहीं निकालोगे, दूसरे में निकालोगे, तो 10 डिवाइडेड बाय 25 विच विल बी इक्वल टू 5 2s are 10, 5 5s are 25, सॉरी 2y is to 5x। या फिर इसको अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है, एमओसी में लिखना है, तो यू विल राइट 0.4। अगर आपको रेशियो में नहीं लिखना, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप 0.4 ही लिखोगे कि अगर आपने 0.4 जो है सैक्रिफाइस किया तब आप जो है इतना क्लॉथ 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ ले सकते हो, 0.4 सैक्रिफाइस करके। पर यूनिट हाउ मच यू आर सैक्रिफाइसिंग, व्हाट इज द कॉस्ट, इट इज 0.4। ठीक है, वैसे ही अगर 70 और 90 में क्या डिफरेंस है, 20 डिवाइडेड बाय वापस से 25, मैथ्स करो, 5 5s are 25, 5 4s are 20, 0.8। अब आपका कॉस्ट क्या हो गया, 0.8 सैक्रिफाइस करना है y यूनिट टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ x। वैसे ही फिर अगला क्या हुआ, 30, डेल्टा y 30 है ना, 40 और 70 में डिफरेंस 30 है, और यहाँ पर कितना डिफरेंस है, वापस से 25, 5 1s are 5, 1.2। तो क्या हो रहा है, आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज ही हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपको सबका करना है।
ठीक है, अगला है what does it indicate? It indicates that the marginal opportunity cost is increasing. For every unit of cloth that we are producing, we have to sacrifice more and more units of wheat. ठीक है, अब पूछा है कि ड्रॉ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व. अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व प्रोड्यूस करना भी आसान है, यहाँ पर कर लेते हैं जल्दी से. यहीं पर करना चाहती हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर टेबल दे रखी है ना. ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया. 0 में 100 प्रोड्यूस हो रहा है तो आपका 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 गलत बना दिया मैंने. एनीवेज, फिर आपका हो गया 25, 50, 75, 100, 125, है ना. उस हिसाब से आप जो पॉइंट्स मार्क करो, अपना कर्व बना लो. वैसे इसका आंसर मैंने डाला हुआ है तो वहीं देख लेते हैं. तो इस तरीके से आपका कर्व बनेगा. 10, 20 आपकी नोटबुक में ज्यादा स्पेस होगा, है ना. 10, 20, 30, 40 उस हिसाब से आपने अपना पूरा कर्व बना लिया है. अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बहुत सिंपल सा डिफरेंस है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है एक तरीके से आपको बताता है टोटल लॉस. अगर आप सारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हो तो टोटल आपका लॉस क्या हुआ है इन टर्म्स ऑफ वन गुड इन रिलेशन टू अनदर. अगर आप जो है एप्पल्स ही प्रोड्यूस कर रहे हो तो क्या चीज सैक्रिफाइस कर रहे हो. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है पर यूनिट आपको बताता है व्हेन पर यूनिट आप वाई गुड प्रोड्यूस कर रहे हो तो कितना लॉस हो रहा है, एक्स गुड प्रोड्यूस कर रहे हो कितना लॉस हो रहा है वाई गुड का. ठीक है, दैट इज व्हाट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेल्स यू. इट टेल्स यू द कॉस्ट ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट ऑन यू. एक और यूनिट आउटपुट का क्या आपके ऊपर कॉस्ट होगा. क्लियर. चलो अब हम लोग कुछ क्विज क्वेश्चंस कर लेते हैं एज होमवर्क क्वेश्चन. द शेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज चेंज्ड बाय. ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है ये चेंज कब होता है, किस चीज से ये चेंज होता है. When some resources are shifted from use 1 to use 2, the marginal rate of transformation क्या होता है. जब एक यूनिट से दूसरे गुड पे आप चेंज करते हो तो what happens to the marginal rate of transformation. Output of good X decreases by 500 units and output of good Y increases by 500 units. तो आपको बताना है marginal opportunity cost क्या है. बहुत आसान है. सो दैट इज इट गाइज आज के सेशन के लिए. आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया. कमेंट में जरूर बताना कितना समझ आया सो दैट आई कैन कीप ऑन इम्प्रूविंग. मैं हूँ आपकी मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु. आई विल मीट यू गाइज सून विद अ लिटिल बिट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. थोड़ा ब्रेक लेके स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे बट यहाँ तक एक सेशन आने वाला है, लाइव सेशन, जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. मेक श्योर आप उसके लिए आना. डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बाय बाय.